हालांकि उन्होंने विराट की असली ताकत नहीं देखी थी, फिर भी अनुमान लगाकर वे इस नतीजे पर पहुंच सकते थे कि वही मुख्य संदिग्ध था। लेकिन इस संदेह के बावजूद उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था और इसलिए वे सीधे तौर पर विराट का सामना नहीं कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विराट के डर के कारण कोई भी उस पर आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जो व्यक्ति कौशल जैसे शक्तिशाली योद्धा को मार सकता है, उसके लिए उन्हें मारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए जब तक कि संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत और महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र इस मामले को नहीं संभालते, तब तक चतुर्थ विपत्ति लोक का कोई भी साधारण एल्डर विराट को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी उस पर्वत शिखर के पास पहुंचे जहां गगन मौजूद था। उसी समय पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोग भी लगभग एक साथ वहां उड़ते हुए आ गए। जूनियर भाई गगन की इस महाविपत्ति को देखकर लगता है कि यह काफी असाधारण है। जिग्नेश ने गगन के पर्वत शिखर पर जमा हो रहे घने विपत्ति के बादलों को देखा और कुछ प्रशंसा के साथ कहा। इस महाविपत्ति की आभा उस समय से भी अधिक शक्तिशाली थी जब उसने कुछ समय पहले द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। वाकई यह काफी असाधारण है। पुनीत ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर तक तैयार होने के बाद आसमान में छाई स्वर्गीय विपत्ति तेजी से नीचे उतरी और शिखर पर खड़े गगन से जा टकराई। गगन पहले से ही पूरी तरह से तैयार था। वह गिरती हुई आकाशीय बिजली का सामना करने के लिए अपनी लंबी तलवार ताने खड़ा था। जैसे जैसे आकाशीय बिजली एक के बाद एक गिरती गई, आसमान से 10 आकाशीय बिजलियां तेजी से नीचे आ गिरीं। फिर भी आसमान में छाए विपत्ति के बादल अभी तक छंटे नहीं थे। यह देखकर श्वेत हिम संप्रदाय के कई योद्धा, जिनमें चतुर्थ विपत्ति लोक के एल्डर और 5 मुख्य शिष्य चंद्रिका, ज्ञानेश, कुशाग्र और अन्य कुशाग्र योद्धा शामिल थे, गहरे आश्चर्य में डूब गए। श्वेत हिम संप्रदाय में ऐसे योद्धा बहुत ही दुर्लभ थे जो द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 10 आकाशीय बिजलियों का सामना कर सके। यहां तक कि 5 मुख्य शिष्यों ने भी जब उन्होंने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तो केवल 12 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया था। हालांकि गगन की युद्ध प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली थी, लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी मजबूत होगी। जब गगन ने प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तब उसने केवल 5 आकाशीय बिजलियों का ही सामना किया था। तार्किक रूप से उसे द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय अधिकतम 10 आकाशीय बिजलियों का सामना करना चाहिए था और आमतौर पर यह संख्या कम ही होती है, अधिक नहीं। आखिरकार जैसे जैसे किसी योद्धा का साधना स्तर बढ़ता है, उसकी युद्ध क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। जो लोग इस स्तर को बनाए रख सकते हैं वे अत्यंत दुर्लभ और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। हालांकि जब गगन ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने 10 से अधिक स्वर्गीय बिजलियों को आकर्षित किया। इसका मतलब यह था कि उसकी युद्ध क्षमता न केवल कम नहीं हुई थी बल्कि वास्तव में और अधिक मजबूत हो गई थी। सवाल यह था कि क्या गगन इन 10 या उससे अधिक स्वर्गीय बिजलियों का सामना कर पाएगा। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो सबसे मजबूत प्रतिभा और युद्ध क्षमता भी अर्थहीन हो जाएगी। धड़ाम! जब हर कोई आश्चर्यचकित था, आसमान में छाए विपत्ति के बादलों से एक और स्वर्गीय बिजली गगन की ओर गिरी। इस बिजली को देखकर गगन ने अपने दांत भींच लिए और अपनी सारी ताकत जुटा ली। अपनी तलवार के साथ उस बिजली का सीधे सामना किया। एक बाहरी कर देने वाली गर्जना गूंज उठी। इस स्वर्गीय बिजली के भारी प्रहार से गगन के हाथ में मौजूद लंबी तलवार छिटक कर दूर गिर गई। बिजली के प्रहार से वह खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। यहां तक कि जिस पहाड़ की चोटी पर वह खड़ा था वह भी भारी बिजली की चपेट में आने के बाद एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई। गगन पूरी तरह से इस गड्ढे में समा गया था। भैया! यह देखकर गार्गी ने चिंता में चीख पुकार मचा दी। वह किसी भी बात की परवाह किए बिना उस गड्ढे की ओर उड़ चली। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने भी तुरंत उसका पीछा किया। वह भी इस बात से कुछ हैरान था कि गगन ने शुरू से अंत तक द्वितीय स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग नहीं किया था, बल्कि स्वर्गीय विपत्ति का सामना करने के लिए अपनी ही ताकत पर भरोसा किया था। इस क्षण 11वीं स्वर्गीय बिजली गिरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे थे। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी गड्ढे के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि गगन तल पर पड़ा हुआ है। उसका शरीर जलकर काला हो गया था और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। हालांकि अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थीं। यह देखकर गार्गी दुख से रो पड़ी। भैया! वह गड्ढे के तल की ओर दौड़ी, गगन को उठाया और तुरंत उसकी आंखों में आंसू छलक आए। गगन की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे बचाया जा सकेगा या नहीं, यह वास्तव में अनिश्चित था। इस क्षण गगन की सांसें बेहद कमजोर थीं। उसकी जीवन शक्ति हवा में एक मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण बुझने वाली है। इतनी गंभीर चोटें साधारण उपचारात्मक गोलियों की पहुंच से बाहर थीं। यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट की नवजीवन संजीवनी गोली भी शायद कारगर न हो। आखिरकार जबकि श्वेत वस्त्रधारी विराट की नवजीवन संजीवनी गोली में चमत्कारी प्रभाव थे, वह अभी भी केवल एक शीर्ष श्रेणी जन्मजात उपचारात्मक गोली थी। द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ की इतनी गंभीर चोटों के खिलाफ यह कितनी प्रभावी होगी, यह बेहद संदिग्ध था। गार्गी, दुखी मत हो, गगन भाई अभी मरे नहीं है। इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आगे बढ़कर उसे सांत्वना दी। लेकिन मेरे भाई को पहले ही इतनी चोट लग चुकी है, गार्गी रोते हुए बोली। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अगर किसी और ने ऐसे ताने भरे शब्द कहे होते तो वह आग बबूला हो जाती और उनसे मरते दम तक लड़ती, लेकिन गार्गी जानती थी कि विराट उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब ठीक है, सब ठीक है, जब तक जान है तब तक आस है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी हथेली खोली, प्रथम विपत्ति स्तर की एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और गगन को खिला दी। सौभाग्य से उसके मुख्य शरीर ने कुछ दिन पहले ही उसे गोलियों का एक जत्था भेजा था, जिसमें जुबैदा द्वारा नई विकसित प्रथम विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली भी शामिल थी। इस गोली के शक्तिशाली प्रभावों के साथ यह प्रथम और द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धाओं को बचा सकती थी जब तक कि उनमें एक भी सांस बाकी हो। यह तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं की चोटों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती थी। हालांकि विराट ने तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं पर इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन प्रथम विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय प्रभावों को देखते हुए इसका साधारण तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं पर अभी भी काफी प्रभाव होना चाहिए। प्रथम विपत्ति स्तर की नवजीवन संजीवनी गोली गगन द्वारा निगल ली गई थी। अगले ही क्षण उसकी चोटें दिखाई देने वाली गति से तेजी से ठीक होने लगीं। केवल 3 सांसों के समय से भी कम समय में गगन की अविश्वसनीय रूप से गंभीर चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। सतह से देखने पर नुकसान का एक भी निशान नहीं था। इस पल यह अकल्पनीय था कि गगन, जो बस एक पल पहले मुश्किल से सांस ले पा रहा था, अपनी चोटों के कारण मृत्यु के कगार पर था। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर गार्गी ने अपनी आंखें मलीं। उसे जो कुछ हो रहा था उस पर लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगर उनके चारों ओर वह बड़ा गड्ढा नहीं होता तो गार्गी को आश्चर्य होता कि कहीं वह मतिभ्रम का शिकार तो नहीं हो गई है। विराट भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गगन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने गहरी कृतज्ञता से सिर झुकाया। विराट ने अनिवार्य रूप से उसकी जान फिर से बचा ली थी। गगन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी चोटों के साथ विशेष उपचारात्मक गोलियों के बिना उसे बचाना मुश्किल होता। पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोग श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी के पीछे पीछे बड़े गड्ढे के किनारे तक आ गए।
वे भी जो देख रहे थे उससे समान रूप से स्तब्ध थे। उन्होंने विराट की नवजीवन संजीवनी गोली पहले भी देखी थी, लेकिन जो गोली उसने उन्हें बेची थी वह केवल जन्मजात स्तर के उच्चतम ग्रेड की थी। हालांकि इसका उन पर कुछ प्रभाव पड़ा था, लेकिन यह उस उपचारात्मक गोली की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थी जो विराट ने आज निकाली थी। तथ्य यह है कि गगन की चोटें सिर्फ 3 सांसों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। यह उनकी समझ से परे एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। हालांकि जब उन्होंने विचार किया कि विराट नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज जैसा चमत्कारिक ताबीज भी बना सकता है, तो वे समझ गए। विराट जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए, जिसकी क्षमताएं पारंपरिक ज्ञान को धता बताती थीं, यहां तक कि सबसे अविश्वसनीय बातें भी आश्चर्यजनक नहीं थीं। गगन भाई, आप बहुत दयालु हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। गगन के साथ इतना समय बिताने के बाद उसने गगन के चरित्र की काफी गहरी समझ हासिल कर ली थी। वह गगन की सत्यनिष्ठा और व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा करता था, इसलिए अपने दिल में वह बहुत पहले से ही गगन को एक सच्चा दोस्त मान चुका था। गगन भाई, अभी अपनी विपत्ति के दौरान आपने अंतिम क्षण में नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग क्यों नहीं किया? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गगन से कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। गगन ने अपनी ही ताकत और विभिन्न जादुई खजानों और गोलियों पर भरोसा करते हुए मुश्किल से आखिरी आकाशीय बिजली के प्रहार का सामना किया, लेकिन वह स्थिति उसके लिए अभी भी बेहद खतरनाक थी। जब उसने 10वीं आकाशीय बिजली का प्रहार झेला था, तो गगन को यह समझ आ जाना चाहिए था कि जबरन 11वीं बिजली का प्रहार झेलना बेहद खतरनाक होगा। विराट ने सोचा था कि वह द्वितीय स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करेगा, लेकिन विराट के आश्चर्य के लिए उसने अंततः हर चीज का सामना करने के लिए अपनी ही ताकत पर भरोसा किया। नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बहुत ही चमत्कारी है। अगर मैं इसका उपयोग करता तो यह अनिवार्य रूप से अनगिनत लोगों को चौंका देता और अनगिनत लालची निगाहों को आकर्षित करता। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं शायद सभी तरफ से आने वाले खतरों का सामना करने में सक्षम न हो पाता। इसके अलावा चूंकि यह नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज विराट भाई की तरफ से आया है, मुझे डर है कि कुछ लोग इसे उनके साथ जोड़ सकते हैं, जिससे उनके लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी हो सकती है। गगन ने कहा। वह वास्तव में इन कारकों पर विचार कर रहा था। यही कारण है कि उसने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग करने के बजाय स्वर्गीय बिजली का अंतिम प्रहार झेलने का जोखिम उठाना पसंद किया। कुछ समय पहले जब जिग्नेश ने द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, तब भी उसने नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग नहीं किया था, बल्कि इसका सामना करने के लिए अपनी ही ताकत पर भरोसा किया था। गगन भाई, आपको वास्तव में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मैंने आपको नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज दिया है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास खुद को बचाने के तरीके हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और बोला, अगर आपको फिर से इस स्थिति का सामना करना पड़े तो आपको जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा उन नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों को खरीदने का क्या फायदा? आपने अपना पैसा बर्बाद कर दिया है। उसे नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीजों के कारण परेशानी में पड़ने का डर नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बनाया था और उसे डर नहीं था कि दूसरे उन्हें चुरा लेंगे। इसके अलावा अपनी वर्तमान ताकत और अपने पास मौजूद ट्रुप के पत्तों के साथ वह कह सकता था कि उसे पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में डरने की कोई बात नहीं है। भले ही वह किसी ऐसे दुश्मन का सामना करे जिसका वह सामना नहीं कर सकता, वह अधिक से अधिक अपना एक अवतार खो देगा। विराट के शब्द सुनकर जिन योद्धाओं ने विराट के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज खरीदे थे, उन्होंने अंततः पूरी तरह से राहत महसूस की। चूंकि ऐसी बात है तो हम अब से कोई संकोच नहीं करेंगे, सभी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको वैसे भी मेरे साथ विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि ताबीज आपको पहले ही बेचे जा चुके हैं, आप उनका उपयोग कैसे करते हैं यह आपका अपना व्यवसाय है और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है मैं बेकार ही चिंता कर रहा था। गगन यह सुनकर खुद पर हंसा। गगन भाई और गार्गी दोनों कभी कभी बहुत दयालु हो जाते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा मुस्कुराया। यह कहना ही होगा कि गगन और उसकी बहन गार्गी वास्तव में दुर्लभ अच्छे लोग हैं। उनका चरित्र संदेह से परे है। यही कारण है कि विराट उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। अरे जूनियर भाई गगन, तुम्हारी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गई? जब हर कोई बात कर रहा था, गड्ढे के ऊपर से एक आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा और पाया कि वह चंद्रिका थी जो उड़कर आ रही थी। चंद्रिका सीधे नीचे उड़कर आई और गगन के चारों ओर चक्कर लगाया। उसने देखा कि गगन के शरीर पर चोट का कोई नामोनिशान नहीं था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह घायल हुआ है। उसने अभी अभी गगन को उस आकाशीय बिजली द्वारा इस गड्ढे में गिरते हुए देखा था। अपनी विपत्ति के दौरान गगन ने जो ताकत दिखाई थी, उसके साथ 11वीं आकाशीय बिजली का सामना करने और पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए वह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। इसके विपरीत उसे गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। यहाँ आने का उसका उद्देश्य वास्तव में गगन को कुछ उपचारात्मक गोलियां देना और उस पर एक एहसान करना था। गगन का द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश और 11 आकाशीय बिजलियों के प्रहार को झेलने की उसकी क्षमता काफी अप्रत्याशित थी। इस तरह की उत्कृष्ट युद्ध प्रतिभा उसे अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गगन और विराट का करीबी रिश्ता था और गगन पर एहसान करने से विराट के साथ उसके रिश्ते और गहरे होंगे। लेकिन जब वह उड़कर आई तो उसने गगन को पूरी तरह से सुरक्षित देखा, जिससे चंद्रिका अविश्वास से भर गई। यहाँ तक कि पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में सबसे अच्छी उपचारात्मक गोलियां भी शायद इसे हासिल नहीं कर सकती थीं। गगन को इतनी अच्छी उपचारात्मक गोलियां कहां से मिली? यह सोचकर चंद्रिका ने अपनी निगाहें श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर घुमाई। युवा मास्टर विराट, क्या आपने जूनियर भाई गगन की चोटों को ठीक किया है? चंद्रिका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को ध्यान से घूरते हुए पूछा। अंदाजा लगाइए। श्वेत वस्त्रधारी विराट यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। चंद्रिका को देखकर वह उसके वक्षस्थल की ओर फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पिछली बार जब चंद्रिका ने उसे चढ़ाया था तो भाग्य के एक मोड़ से उसने अनजाने में उसके शरीर के उस संवेदनशील हिस्से पर हाथ रख दिया था। वह अविश्वसनीय रूप से अजीब और अंतरंग दृश्य अभी भी विराट के जहन में स्पष्ट था। उस दृश्य को याद करते हुए विराट के चेहरे पर एक असहज भाव आ गया। विराट की प्रतिक्रिया देखकर और अनजाने में उसकी निगाहें अपने वक्षस्थल की ओर जाते देखकर चंद्रिका को तुरंत वह दृश्य याद आ गया जब उसने विराट को चढ़ाया था और बदले में उसी का फायदा उठाया गया था। उस दृश्य को याद करके चंद्रिका शर्म से लाल हो गई। शर्मिंदगी और झुंझलाहट की लहर महसूस कर रही थी। वह दुष्ट! चंद्रिका ने अपने लाल होंठ चबाए और मन ही मन कोसा। चंद्रिका को काफी देर तक श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए और फिर अचानक शर्म से लाल होते हुए और एक शर्मीली जवान लड़की की तरह व्यवहार करते हुए देखकर हर कोई हैरान था। वरिष्ठ बहन चंद्रिका को क्या हो गया था? वह आमतौर पर इतनी शर्मीली और संकोची महिला नहीं थी। चंद्रिका हमेशा संतुलित और आश्वस्त रहती थी, हमेशा शांत और संयमित दिखाई देती थी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतने शर्मीले ढंग से व्यवहार करते हुए देखा था। विराट को देखकर जो खुद भी कुछ असहज लग रहा था, हर कोई और भी भ्रमित हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई न बताया जाने वाला रहस्य हो? यह सोचकर जब उन्होंने उन दोनों की ओर देखा तो हर किसी की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक आ गई। उन दोनों को इस तरह देखकर गार्गी को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा वह घबराई हुई थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि विराट के जीवन में कोई और महिला थी। आखिरकार वह नीलिमा से पहले ही जानती थी कि विराट की दर्जनों पत्नियां हैं, इसलिए एक और चंद्रिका से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसे इस बात की चिंता थी कि अगर चंद्रिका को भी विराट से प्यार हो गया तो क्या वह उस पर एक अधिकार जमा लेगी और उसे उससे मिलने से रोकेगी। गार्गी श्वेत हिम संप्रदाय में चंद्रिका की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ठीक उसी समय जब यहाँ का माहौल कुछ अजीब और असहज हो रहा था, चंद्रिका को अचानक अपने स्थानिक जादुई खजाने में एक संचार टोकन के कंपन का एहसास हुआ। हाँ, मुझे कौन बुला रहा है? संचार टोकन के कंपन को महसूस करते हुए चंद्रिका ने आश्चर्य से कहा और तुरंत उत्तर देने के लिए टोकन निकाल लिया। दरअसल वह अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए इस काम का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि संचार टोकन पर संदेश पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक के साथ आश्चर्य का भाव भी आ गया। संदेश पढ़ने के बाद चंद्रिका ने संचार टोकन को दूर रख दिया, सभी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं हाल ही में प्रशिक्षण के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने की सोच रही हूँ। क्या कोई मेरे साथ आना चाहता है? वरिष्ठ बहन चंद्रिका, आप अचानक प्रशिक्षण के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप क्यों जाना चाहती हैं? पुनीत ने कुछ आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वास्तव में श्वेत हिम महाद्वीप के योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना काफी सामान्य था, खासकर चंद्रिका जैसी शक्तिशाली योद्धाओं के लिए। उनके लिए श्वेत हिम महाद्वीप अब कोई बड़ी चुनौती नहीं पेश करता था। वहां प्रशिक्षण बहुत प्रभावी नहीं होगा, इसलिए वे अक्सर खुद को बेहतर बनाने या अधिक अवसरों की तलाश में प्रशिक्षित होने के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाते थे। पुनीत को इस बात पर आश्चर्य नहीं था कि वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना चाहती थी, लेकिन चंद्रिका का विचार बहुत अचानक था और उसने उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित भी किया था। हालांकि वह श्वेत हिम महाद्वीप का एक उत्कृष्ट शिष्य भी था, फिर भी वह चंद्रिका जैसी युद्ध प्रतिभा से काफी अलग था। दोनों पक्ष शायद ही कभी बातचीत करते थे। हालांकि इस बार चंद्रिका ने वास्तव में उन्हें प्रशिक्षण के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के लिए आमंत्रित करने की पहल की थी, जिसने पुनीत को कुछ हद तक चौंका दिया। वैसे भी अभी बहुत सारे सवाल मत पूछो, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पहुंचने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यह प्रशिक्षण यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर ला सकती है। तुम क्या कहते हो? क्या तुम साथ आना चाहते हो? चंद्रिका ने सभी की ओर देखते हुए पूछा। विराट भाई, आप क्या सोचते हैं? पुनीत ने सीधे चंद्रिका को उत्तर नहीं दिया, बल्कि श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखकर पूछा। उसकी हरकतों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह विराट की राय को प्राथमिकता देना चाहता था। हम खैर, मैं चंद्रिका जी के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन यह सिर्फ मेरी व्यक्तिगत पसंद है। आप लोग खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और आपको मेरी राय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक पल के लिए विचार किया और कहा। वह श्वेत हिम महाद्वीप में 7 या 8 वर्षों से था और उसे यहाँ की स्थिति की काफी स्पष्ट समझ थी। हालांकि श्वेत हिम महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में अधिक उन्नत और अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसकी उन्नति केवल सीमित थी। खासकर अब जब तलवार संप्रदाय की ताकत लगातार बढ़ रही है, तो श्वेत हिम महाद्वीप की समग्र ताकत वास्तव में तलवार संप्रदाय से इतनी मजबूत नहीं है। पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र और यहाँ तक कि संपूर्ण दक्षिणी स्वर्गमंडल के बारे में अधिक जानने के लिए एक अधिक उन्नत महाद्वीप में जाने के लिए बस समय की बात है। अब जब चंद्रिका ने उन्हें आमंत्रण दिया है, तो यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने का एक अवसर है। हालांकि यह केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद है और वह अपने विचारों के कारण दूसरों को प्रभावित नहीं करना चाहता है। आखिरकार उसे नहीं पता कि चंद्रिका का निमंत्रण कितना खतरनाक है। क्या होगा अगर यह पुनीत और अन्य लोगों को फंसाने के लिए बिछाया गया जाल हो? यह भयानक होगा। उसका शरीर सिर्फ एक अवतार है, भले ही उसे किसी अजेय खतरे का सामना करना पड़े, वह केवल एक अवतार खोएगा, अपनी जान नहीं। लेकिन पुनीत और अन्य लोग अलग हैं। अगर उन्हें किसी अजेय खतरे का सामना करना पड़ता है, तो वे वास्तव में नष्ट होने के खतरे में होंगे। चूंकि विराट भाई जा रहे हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से एक साथ चलेंगे, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही विराट भाई, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, गार्गी ने झट से कहा। मेरा जीवन मुझे विराट भाई ने दिया है। विराट भाई जहां भी जाएंगे, मैं स्वाभाविक रूप से मरते दम तक उनके पीछे चलूंगा, गगन ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सभी विराट भाई के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं, जिग्नेश और अन्य योद्धाओं ने भी कहा। उन्होंने सप्त खड्ग अमर भवन में जीवन और मृत्यु साझा की थी और एक गहरी दोस्ती बनाई थी। वे सभी विराट की उसकी ताकत और उसके चरित्र दोनों के लिए बहुत प्रशंसा करते थे। वे सभी विराट के पीछे चलने को तैयार थे। यह परीक्षण कुछ खतरनाक हो सकता है। महाविपत्ति लोक से ऊपर के साधना स्तर वाले लोग भाग लेने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी महाविपत्ति लोक से नीचे के लोगों को भाग लेने की सलाह नहीं देती हूँ। यह देखकर कि श्वेत वस्त्रधारी विराट की भीड़ के बीच इतनी उच्च प्रतिष्ठा थी, चंद्रिका, हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह देख सकती थी कि इन लोगों के विराट के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। अगर इस परीक्षण के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं या मौत का सामना करना पड़ा, तो यह विराट को उससे नाराज कर सकता है। इसलिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे पहले से ही एक बयान देने की आवश्यकता थी। उस स्थिति में महाविपत्ति लोक से नीचे के जूनियर भाइयों और बहनों को इस परीक्षण में भाग नहीं लेना चाहिए। चंद्रिका के शब्द सुनकर पुनीत ने सभी की ओर देखा और कहा, चूंकि चंद्रिका पहले ही इतनी दूर जा चुकी है, मुझे स्वाभाविक रूप से अपने साथी शिष्यों के जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं उनके जीवन को मजाक नहीं समझ सकता। पुनीत के शब्द सुनकर अर्ध महाविपत्ति लोक के योद्धाओं ने यद्यपि कुछ अनिच्छुक होकर अंततः उसके निर्देशों का पालन किया। पुनीत के लिए उनके दिलों में एक उच्च स्थान और प्रतिष्ठा थी। इसके अलावा वे अभी भी चंद्रिका से बहुत खौफ खाते थे। चूंकि चंद्रिका ने कहा था कि वह इस परीक्षण में भाग लेने के लिए महाविपत्ति लोक से नीचे के योद्धाओं की सिफारिश नहीं करती है, इसलिए यदि वे जिद करते हैं तो वे चंद्रिका को नाराज कर सकते हैं, और यदि उन्होंने उसे नाराज किया तो वह बाद में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसके अलावा जूनियर बहन गार्गी जैसे योद्धा जिन्होंने हाल ही में महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है, बहुत कमजोर हैं। मैं उन्हें भी भाग लेने की सलाह नहीं देती। चंद्रिका ने फिर अपनी नजर गार्गी की ओर घुमाई। यह युवा महिला विराट से कसकर चिपकी हुई थी। अगर वह साथ गई तो वह उसे बेहतर तरीके से जानने का अवसर गंवा सकती है। जिस कारण से उसने विराट, पुनीत और अन्य लोगों को आमंत्रित किया था, वह अंततः विराट को आमंत्रित करना था। हालांकि एक महिला के रूप में खुले तौर पर किसी पुरुष को अपने साथ प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित करना कुछ हद तक शर्मनाक था, क्योंकि इससे आसानी से गलतफहमियां पैदा हो सकती थीं। इसके अलावा भले ही उसके मन में विराट के लिए भावनाएं हों, उन्हें सार्वजनिक रूप से खुले तौर पर व्यक्त करना बहुत ही अशोभनीय होगा और कुछ हद तक उसकी गरिमा के खिलाफ होगा। इसलिए अपने कार्यों को बहुत स्पष्ट होने से बचाने के लिए उसने विराट, पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन उसका प्राथमिक उद्देश्य विराट के साथ ही रहा। वह इस प्रशिक्षण का उपयोग उसे बेहतर ढंग से जानने और उनके संबंधों को मजबूत करने के लिए करना चाहती थी। हालांकि अगर गार्गी भी आई तो यह कुछ हद तक एक बाधा होगी। इसलिए चंद्रिका ने इस बार बहुत स्पष्ट रूप से बात की। गार्गी, तुम श्वेत हिम संप्रदाय में ही क्यों नहीं रुक जाती? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने बगल में खड़ी गार्गी की ओर मुड़कर कहा। विराट भाई, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। गार्गी ने अपना सिर नीचे किया और कुछ व्यथित भाव से कहा। हालांकि वह दयालु थी, लेकिन बेवकूफ नहीं थी।
एक महिला के रूप में वह चंद्रिका के इरादों को बहुत अच्छी तरह समझ गई थी। चंद्रिका को लगा कि विराट भाई के साथ उसकी मौजूदगी उसे उनके करीब आने से रोक रही है, इसलिए वह उससे छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह विराट भाई के साथ अपना रिश्ता और बढ़ा सके। हालांकि गार्गी चंद्रिका का सम्मान करती थी, लेकिन वह इस मामले में असामान्य रूप से पीछे नहीं हटी। गगन भाई, आप उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? गार्गी की सूरत देखकर विराट असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने गगन की ओर देखकर कहा, गार्गी अब बड़ी हो गई है, उसके बड़े भाई के रूप में मैं अब उसके लिए निर्णय नहीं ले सकता। गगन ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। गार्गी और विराट के बीच असाधारण संबंध श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर आम बात थी। विराट के रहस्यमय व्यवहार का मतलब शायद यह था कि संप्रदाय में कई लोग उससे ईर्ष्या करते थे। हालांकि उसकी असली ताकत के बारे में उनकी अनिश्चितता के कारण उन्होंने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे विराट पर सीधे हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनके करीबियों को निशाना बनाने की संभावना थी। गार्गी और विराट संप्रदाय में सबसे करीब थे, जिससे वह कई लोगों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गई थी। जब तक वह विराट के पास थी, अगर विराट चला गया तो उसकी स्थिति बेहद अनिश्चित हो जाएगी। द्वितीय विपत्ति लोक में उसकी वर्तमान सफलता के साथ भी गार्गी के पक्ष में रहना उसकी सुरक्षा के लिए अपर्याप्त होगा। इसलिए गार्गी की सुरक्षा विराट के साथ ही थी। गगन इस बात से भली भांति परिचित था। गगन की बातें सुनकर और गार्गी के झुके हुए सिर में जिद्दीपन देखकर विराट के पास असहाय होकर कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो आ जाओ। चंद्रिका के पास यद्यपि वह अनिच्छुक थी, इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार विराट ने भी कह दिया था कि गार्गी आ सकती है, इसलिए वह सीधे उसे मना नहीं कर सकती थी। अन्यथा विराट अप्रसन्न हो सकता था और उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर सकता था, जिससे उसकी योजना बर्बाद हो जाती। चंद्रिका की बात सुनने के बाद पुनीत ने उन योद्धाओं को निर्देश दिया जिन्होंने हाल ही में महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था कि वे श्वेत हिम संप्रदाय में रहें और प्रशिक्षण में भाग न लें। हालांकि गार्गी ने हाल ही में महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया था, लेकिन उसके पास कई खजाने थे। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र की नीलामी में गगन ने उसे द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर की एक कठपुतली भी खरीद कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विराट के साथ उसका रिश्ता असाधारण था। विराट द्वारा उसकी रक्षा करने से वह संभवतः सुरक्षित रहेगी। हालांकि जबकि अन्य लोगों के भी विराट के साथ अच्छे संबंध थे, वे स्पष्ट रूप से गार्गी से काफी कमतर थे। यदि उन्हें किसी अत्यंत खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, भले ही विराट उनकी रक्षा करना चाहे, तो भी वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उन योद्धाओं की सुरक्षा के लिए पुनीत ने उन्हें रुकने की अनुमति दी। अंततः श्वेत वस्त्रधारी विराट सहित 12 योद्धाओं ने प्रशिक्षण के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में चंद्रिका का अनुसरण करने का निर्णय लिया। ठीक है, चूंकि निर्णय ले लिया गया है तो वापस जाकर तैयारी करो, हम कल रवाना होंगे, चंद्रिका ने कहा। यह देखते हुए कि सभी ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली है, उसके बाद हर कोई तैयारी करने के लिए वापस चला गया और अगले दिन उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के लिए चंद्रिका का अनुसरण किया। श्वेत हिम महाद्वीप को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र स्थानिक मार्ग सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के भीतर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में स्थित था। श्वेत हिम महाद्वीप छोड़कर पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के इच्छुक किसी भी योद्धा को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नियंत्रित स्थानिक मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। श्वेत हिम संप्रदाय एक पर्वत शिखर पर। ज्ञानेश ने श्वेत हिम संप्रदाय के बाहर जाती हुई बादल नाव को देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। चंद्रिका इन लोगों को कहां ले गई? उसने अचानक बिना किसी कारण के श्वेत हिम संप्रदाय क्यों छोड़ दिया और विराट, पुनीत और अन्य लोगों को भी अपने साथ ले गई? यह महिला विराट से इतनी परिचित कब हो गई? जब से उसके पिता ज्ञानेंद्र ने उसे पिछली बार चेतावनी दी थी, वह बहुत नाराज था और उसने विराट की गहन जांच की। इस जांच के बाद उसे इस बात की काफी विस्तृत समझ थी कि विराट के श्वेत हिम संप्रदाय में आने के बाद क्या हुआ था, और स्वाभाविक रूप से जानता था कि चंद्रिका ने एक बार सार्वजनिक रूप से विराट को भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन विराट ने सीधे मना कर दिया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि चंद्रिका ने बाद में विराट को कई बार गुप्त रूप से सूचित किया था, यह उसकी जानकारी से परे था। इसलिए इस समय विराट और चंद्रिका को एक साथ देखकर वह खुद को बहुत हैरान महसूस करने से नहीं रोक पाया। जब ज्ञानेश संदेह से भरा था और चुपके से उनका पीछा करके यह पता लगाना चाहता था कि क्या चल रहा है, तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंजी, ज्ञानेश, तुम क्या करना चाहते हो? ज्ञानेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता ज्ञानेंद्र उसके पीछे खड़े थे। क्या तुम चुपके से उनका पीछा करके यह देखने की सोच रहे हो कि वे क्या कर रहे हैं? ज्ञानेंद्र ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। ज्ञानेश एक पल के लिए झिझका, फिर अंततः उसने सिर हिलाया और सच्चाई से कहा, मैं बहुत उत्सुक हूं। चंद्रिका विराट के साथ कब शामिल हुई? क्या श्वेत हिम संप्रदाय से उनका अचानक प्रस्थान किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? उनका कोई षड्यंत्र है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानेंद्र ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। क्या तुमने मेरी उस बात को नजरअंदाज कर दिया जो मैंने पिछली बार तुमसे कही थी? जब ज्ञानेश अभी वापस आया ही था, तब उसने उसे चेतावनी दी थी कि वह विराट को न उकसाए, लेकिन अब ज्ञानेश ने स्पष्ट रूप से उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया था। पिताजी, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वह विराट उतना ताकतवर नहीं है जितना आप कह रहे हैं, ज्ञानेश ने आक्रोश में कहा। एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक का कीड़ा, भले ही वह शक्तिशाली हो, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? तुम घर पर ही रहो और मौत की तलाश में मत जाओ। मैं तुम्हारी लाश नहीं उठाना चाहता, ज्ञानेंद्र ने उदास चेहरे के साथ कहा। इस दौरान तुम्हें चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ज्ञानेंद्र को खुद इस बात का 100% यकीन नहीं था कि कौशल की मृत्यु विराट के हाथों हुई है, लेकिन विराट अभी भी मुख्य संदिग्ध था। उसने इस अवधि के दौरान इस मामले की गहन जांच की थी और कौशल की मृत्यु के समय श्वेत हिम महाद्वीप में कोई अन्य बाहरी आगंतुक नहीं आया था। इसलिए कौशल के अन्य बाहरी आगंतुकों के हाथों मरने की संभावना अत्यंत कम थी, जबकि विराट के हाथों मरने की संभावना सबसे अधिक थी। अगर कौशल वास्तव में विराट द्वारा मारा गया था तो ज्ञानेश का उसके पास जाना निश्चित रूप से विनाशकारी होगा। उनका बेटा हालांकि बुद्धिमान था, कभी कभी बहुत अभिमानी और अहंकारी हो जाता था, एक ऐसा गुण जो बहुत अच्छी तरह से उसकी घातक कमजोरी बन सकता था। यह खबर सुनकर कि चंद्रिका, विराट और अन्य लोग श्वेत हिम संप्रदाय से चले गए हैं, ज्ञानेंद्र तुरंत वहां पहुंच गए। वह जानता था कि ज्ञानेश के व्यक्तित्व को देखते हुए वह उनसे संपर्क करने और उनके ठिकाने की जांच करने के लिए प्रलोभित हो सकता है। ज्ञानेश को मौत के मुंह में जाने से रोकने के लिए वह तुरंत उसे रोकने के लिए आया। अकेले चंद्रिका ही एक दुर्जेय पात्र थी, अप्रत्याशित विराट की तो बात ही छोड़ दें। यदि ज्ञानेश वास्तव में उनके पास पहुंचता तो उसे निस्संदेह मौत का सामना करना पड़ता। चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने की तैयारी करूं? यह सुनकर ज्ञानेश चकित रह गया, फिर अत्यधिक खुशी के साथ पूछा, पिताजी, क्या आपने चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी खजाने तैयार कर लिए हैं? अभी तक नहीं, ज्ञानेंद्र ने सिर हिलाया और कहा। हालांकि मैं हाल ही में तुम्हारे लिए उन्हें तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति नहीं आती है तो 3 महीने के भीतर तुम्हारे लिए आवश्यक हर चीज तैयार कर दूंगा। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर ज्ञानेश बहुत खुश हुआ। उसके लिए चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बारे में सबसे कठिन बात इस स्तर की बाधा को तोड़ना नहीं था, बल्कि वह स्वर्गीय विपत्ति थी जिसका सामना उसे आगे बढ़ने के बाद करना होगा।
स्वर्गीय विपत्ति को सुरक्षित रूप से दूर करने के लिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जब उसे कौशल के चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने की खबर मिली तो ज्ञानेश ने सोचा कि उसे भी कौशल की तरह ही विपत्ति के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपनी सफलता दर को बढ़ाने के लिए चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर के खजाने का एक सेट तैयार करना चाहिए। हालांकि कौशल की तरह चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र के स्तर के खजाने का एक सेट अत्यंत मूल्यवान था। पिछली बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में उसने चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के एक रक्षात्मक वस्त्र रहस्यमय नीलम वस्त्र की बोली लगाकर ही अपनी सारी संपत्ति लगभग समाप्त कर दी थी। उसके वर्तमान संसाधनों के साथ एक और चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। यदि वह केवल अपनी ही ताकत पर निर्भर रहता तो एक और चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त संपत्ति जमा करने में उसे न जाने कितना समय लग जाता। पैसा कमाने की उसकी दर पर इसमें शायद दसियों हजार साल लग जाएंगे। अब ज्ञानेंद्र को यह कहते हुए सुनकर कि वह 3 महीने के भीतर उसकी विपत्ति के लिए आवश्यक सब कुछ तैयार कर देगा, ज्ञानेश कैसे खुश नहीं हो सकता था। इस पल उसके पास यह परवाह करने का कोई दिमाग नहीं था कि चंद्रिका क्या कर रही थी। ये सुनकर ज्ञानेंद्र ने संतुष्टि में सिर हिलाया और ज्ञानेश को निर्देश देना जारी रखा, याद रखो विराट को कभी मत उकसाना। मेरे वापस आने से पहले बेहतर होगा कि तुम श्वेत हिम संप्रदाय से बाहर भी ना निकलो, घर पर ही रहो। पिताजी, क्या आप बाहर जा रहे हैं? ज्ञानेंद्र की बातें सुनकर ज्ञानेश चौंक गया और उलझन में पूछा, हाँ, मुझे एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना है। ज्ञानेंद्र ने सिर हिलाया और कहा। ज्ञानेश को निर्देश देने के बाद ज्ञानेंद्र वहां नहीं रुका, वह पलक झपकते ही गायब हो गया और श्वेत हिम संप्रदाय से बाहर उड़ गया। ज्ञानेंद्र की विदा होती आकृति को देखकर ज्ञानेश ने एक पल के लिए विचार किया। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि ज्ञानेंद्र क्या करने के लिए बाहर गया है, लेकिन चूंकि ज्ञानेंद्र ने कुछ नहीं कहा था इसलिए उसने बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की। ज्ञानेश अपने निवास पर लौट आया और एकांत में लगन से साधना करने लगा। श्वेत हिम संप्रदाय के बाहर एक पहाड़ी जंगल में ज्ञानेंद्र आसमान से उतरा। इस पहाड़ी जंगल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी पहले से ही इंतजार कर रहा था। एल्डर ज्ञानेंद्र, आप आ ही गए। ज्ञानेंद्र को आते देखकर वह लंबा पतला बूढ़ा आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और ज्ञानेंद्र के सामने सम्मानपूर्वक झुक गया। गोकुलनाथ, बकवास बंद करो, चलो पहले रक्त संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। ज्ञानेंद्र ने उसकी ओर देखा, अपनी हथेली खोली और उसके हाथ में एक रक्त संधि का पत्रक प्रकट हुआ जिसे उसने उस लंबे पतले बूढ़े आदमी की ओर उछाल दिया। ये लंबा पतला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि गोकुलनाथ था, जो पंचरंग संप्रदाय का द्वितीय एल्डर था। जब पंचरंग संप्रदाय के युवा मास्टर लवेश की ज्ञानेश द्वारा हत्या किए जाने की खबर संप्रदाय तक पहुंची तो इसके उच्च अधिकारियों में भारी हंगामा मच गया। कुछ एल्डर बहुत क्रोधित थे और उन्होंने घोषणा की कि वे श्वेत हिम संप्रदाय से न्याय मांगेंगे। हालांकि द्वितीय एल्डर गोकुलनाथ के नेतृत्व वाले कुछ एल्डरों को श्वेत हिम संप्रदाय की शक्ति का डर था। उनका मानना था कि इस कार्रवाई से संप्रदाय का विनाश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान की पुरजोर वकालत की। बहुत बहस के बाद पंचरंग संप्रदाय के अधिकांश उच्च पदस्थ एल्डरों ने श्वेत हिम संप्रदाय के डर से तुष्टिकरण की वकालत की। केवल अल्पसंख्यक लोगों ने ही युवा मास्टर लवेश के लिए बदला लेने की वकालत की। हालांकि पंचरंग संप्रदाय का नेता लक्ष्मणराज अपने बेटे की हत्या पर दुख और गुस्से से भरा हुआ था और उसने ज्ञानेश के साथ हिसाब चुकता करने और श्वेत हिम संप्रदाय से न्याय मांगने का संकल्प लिया। लक्ष्मणराज के दृढ़ रवैये को देखकर पंचरंग संप्रदाय के द्वितीय एल्डर गोकुलनाथ और कुछ एल्डरों को चिंता हुई कि लक्ष्मणराज के कार्यों से वे भी फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मणराज को पहले खत्म करने के लिए श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र के साथ गुप्त रूप से सांठगांठ करने का फैसला किया। जब गोकुलनाथ ने पहली बार अपना उद्देश्य समझाने के लिए ज्ञानेंद्र से संपर्क किया तो ज्ञानेंद्र पूरी तरह से चकित रह गया था। उसके बेटे ने पंचरंग संप्रदाय के युवा मास्टर को मार डाला था और पंचरंग संप्रदाय के इन एल्डरों ने अपने युवा मास्टर का बदला लेने के बजाय संप्रदाय के नेता लक्ष्मणराज को मारने के लिए उससे संपर्क किया था। यह खबर सुनकर ज्ञानेंद्र को विश्वास ही नहीं हुआ। उसे संदेह हुआ कि यह पंचरंग संप्रदाय द्वारा उसे उनके संप्रदाय में फंसाने, उस पर घात लगाकर हमला करने और उसे मारने और इस प्रकार अपने युवा मास्टर लवेश का बदला लेने के लिए बिछाया गया एक जाल था। इसलिए शुरुआत में ज्ञानेंद्र ने इस मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर कि ज्ञानेंद्र को उन पर विश्वास नहीं है, गोकुलनाथ चिंतित हो गया और उसने बार बार लोगों को ज्ञानेंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा। अपनी ईमानदारी का आश्वासन देने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। इसके अलावा अंत में ज्ञानेंद्र का विश्वास हासिल करने के लिए वह पहले एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, यह गारंटी देते हुए कि उसके मन में ज्ञानेंद्र के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। यह देखकर ज्ञानेंद्र ने धीरे धीरे गोकुलनाथ पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आज उसने पहले गोकुलनाथ से मिलने का फैसला किया और दोनों पक्ष पहले रक्त संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। यह रक्त संधि दोनों पक्षों को बांधती है। गोकुलनाथ के लिए यह स्वाभाविक रूप से आवश्यक है कि वह ज्ञानेंद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जाल न बिछाए और ज्ञानेंद्र के लिए यह समान रूप से आवश्यक है कि वह गोकुलनाथ को नुकसान न पहुंचाए। आखिरकार गोकुलनाथ के काम इस डर से उपजे हैं कि पंचरंग संप्रदाय के नेता लक्ष्मणराज ने अपने बेटे लवेश का बदला लेने के प्रयास में ज्ञानेंद्र को उकसाया है, जिससे पंचरंग संप्रदाय पर आपदा आ गई है। उसे स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता है कि उसके और ज्ञानेंद्र के मिलकर लक्ष्मणराज को खत्म करने के बाद ज्ञानेंद्र पलटकर उसे भी मार डालेगा। यह रक्त संधि यह भी निर्धारित करती है कि ज्ञानेंद्र उन पंचरंग संप्रदाय के एल्डरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जिन्होंने स्वेच्छा से समर्पण कर दिया है। गोकुलनाथ केवल लक्ष्मणराज को खत्म करना चाहता है, वह यह नहीं चाहता कि पूरा पंचरंग संप्रदाय ज्ञानेंद्र द्वारा मिटा दिया जाए। यदि ज्ञानेंद्र अन्य सभी एल्डरों को मार देता है और केवल गोकुलनाथ को छोड़ देता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस बार गोकुलनाथ लक्ष्मणराज को खत्म करने के लिए ज्ञानेंद्र का उपयोग करना चाहता है और फिर खुद पंचरंग संप्रदाय का नेता बनना चाहता है। ज्ञानेंद्र ने गोकुलनाथ की मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसकी एकमात्र रुचि पंचरंग संप्रदाय की संपत्ति में थी। संप्रदाय के एल्डरों को मारना है या नहीं यह अप्रासंगिक था। दोनों पक्षों की अपनी आवश्यकताएं थीं और इस चर्चा के बाद वे जल्दी ही एक समझौते पर पहुंच गए। रक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गोकुलनाथ ज्ञानेंद्र को पंचरंग संप्रदाय की ओर ले गया। टीम श्वेत हिम महाद्वीप, सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र। एक बादल नाव सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के सामने पहुंची और लोगों का एक समूह नीचे उतरा और शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के भीतर उड़ान भरना निषिद्ध नहीं था, लेकिन सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अधिकांश योद्धा पैदल ही प्रवेश करते थे। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र के भीतर उड़ते समय भी वे बादल नाव जैसे बड़े उड़ने वाले वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में प्रवेश करने के बाद यह समूह फिर से आसमान में उड़ गया और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की ओर बढ़ गया। सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र, नीलिमाया मंडप। नीलिमा और माया अपने हाथों को पीछे की ओर बांधे हुए सड़क पर टहल रही थीं। जैसे जैसे नीलिमाया मंडप का कारोबार बढ़ा, वे केवल एक दुकान को अपने कब्जे में लेने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने पूरी सड़क की सभी दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब यह भीड़ भाड़ वाली सड़क नीलिमाया मंडप की थी।
ज्वाला घाटी के योद्धाओं को वश में करने के बाद गोलियों और ताबीज बेचने की बारीकियों पर उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय ज्वाला घाटी के लोगों ने दुकान सहायकों के रूप में काम किया। ज्वाला घाटी प्रमुख के वश में होने के बाद न केवल बचे हुए रूपांतरण लोक के योद्धाओं को नीलिमा और माया के लिए काम करना पड़ा, बल्कि ज्वाला घाटी में रूपांतरण लोक से नीचे के सभी योद्धाओं को भी नीलिमाया मंडप में दुकान सहायक के रूप में भर्ती किया गया। कभी शक्तिशाली रही ज्वाला घाटी, जो श्वेत हिम महाद्वीप के 7 महान संप्रदायों में से एक थी, नीलिमाया मंडप के एक उपांग के रूप में सिमट कर रह गई थी। संप्रदाय का हर एक योद्धा नीलिमाया मंडप के लिए एक मजदूर बन गया था। ज्वाला घाटी प्रमुख पूरी तरह से तबाह हो गया था। वह पछतावे से भर गया था। अगर वह लालच में इतना अंधा न होता और नीलिमाया मंडप के खिलाफ साजिश न रचता, तो वह इस दुर्दशा में न होता। वह सम्मानित ज्वाला घाटी प्रमुख, एक चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ, अब एक अदने से नौकर के रूप में सिमट कर रह गया था। वास्तव में एक दयनीय स्थिति। इसके अलावा काम करते समय उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता था और दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के प्रति अत्यधिक उत्साही रवैया बनाए रखना पड़ता था। शुरुआत में वह यह काम करने के लिए अनिच्छुक था और जो दिव्य विकास लोक के योद्धा कुछ खरीदने आते थे, उनके प्रति उसमें कोई दयालुता नहीं थी। लेकिन नीलिमा ने यह देखा और उसकी पिटाई कर दी। उसे उन दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जिन्हें उसने डांटा और धमकाया था। एक सम्मानित चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ के रूप में ज्वाला घाटी प्रमुख स्वाभाविक रूप से इन मात्र दिव्य विकास लोक के कीड़ों से माफी मांगने के लिए बेहद अनिच्छुक था। हालांकि एक पल के झिझक के बाद नीलिमा के मुक्कों से उस पर फिर से हमला हुआ, जिससे उसका चेहरा सूज गया और नीला पड़ गया। नीलिमा की डराने वाली ताकत से मजबूर होकर ज्वाला घाटी प्रमुख, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, केवल आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन कर सकता था और उन दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से माफी मांग सकता था जिन्हें उसने फटकारा और डराया था। जब इस घटना की बात फैली तो नीलिमाया मंडप का व्यवसाय और भी बढ़ गया। आखिरकार एक सम्मानित चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ, विशेष रूप से पूर्व ज्वाला घाटी प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत रूप से मनोरंजन किया जाना उन दिव्य विकास लोक योद्धाओं के लिए एक अद्वितीय सम्मान था, जिसने उनके घमंड को बहुत संतुष्ट किया। उसके बाद से वे दिव्य विकास लोक के योद्धा न केवल नीलिमाया मंडप के उत्पादों के लिए, बल्कि ज्वाला घाटी प्रमुख के लिए भी चीजें खरीदने आए। वे सभी यह अनुभव करना चाहते थे कि एक सम्मानित चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ द्वारा मनोरंजन किया जाना कैसा लगता है। जब उन्होंने एक सम्मानित चतुर्थ विपत्ति लोक विशेषज्ञ को व्यापक रूप से मुस्कुराते और गर्मजोशी से उनका स्वागत करते देखा, तो उनका घमंड फूट पड़ा। यह दृश्य स्वाभाविक रूप से नीलिमा और माया द्वारा देखा गया था। यह देखकर कि ज्वाला घाटी प्रमुख ने उनके व्यवसाय में काफी चमक ला दी थी, नीलिमा और माया अब उसे पहले की तरह नापसंद नहीं करती थीं। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का आत्मसमर्पण स्वीकार करना बहुत अच्छा विकल्प था। तब से नीलिमा और माया ने आखिरकार अनुभव किया कि बड़े बॉस होने का क्या मतलब होता है। वे इस एहसास से काफी संतुष्ट थे। इतने सारे सहायकों के साथ नीलिमा और माया को अब खुद चीजें बेचने की जरूरत नहीं थी। वे बस बैठकर पैसे जमा कर सकते थे। इसलिए अपने खाली समय में नीलिमा और माया अक्सर सड़क पर टहलती थीं और अपने काम की प्रशंसा करती थीं। उस दिन नीलिमा और माया सड़क पर टहल रही थीं जब अचानक लोगों का एक समूह उनके ऊपर से उड़ा। ऊपर देखने पर उन्होंने भीड़ के बीच सफेद रंग की एक आकृति देखी और दोनों कांप उठे। उनके चेहरे मौत जैसे पीले पड़ गए। बिना एक पल की झिझक के वे पास की एक दुकान में घुस गए। माया, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा? क्या वह विराट था? नीलिमा ने कांपते हुए पूछा। ऐसा ही लगता है, और मैंने न केवल विराट को देखा बल्कि लीलावती को भी देखा, माया ने डरते हुए कहा। अभी अभी विराट को हमें नोटिस नहीं करना चाहिए था, है ना? नीलिमा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर विराट ने उन्हें खोज लिया होता तो वे गंभीर मुसीबत में पड़ जाते। वे विराट की जानकारी के बिना गुप्त रूप से श्वेत हिम महाद्वीप में आए थे। अगर विराट को उनके कार्यों का पता चल गया तो वे निश्चित रूप से गहरी परेशानी में पड़ जाएंगे। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता, माया ने डर से कांपते हुए कहा। वह वास्तव में नीलिमा से भी ज्यादा विराट से डरती थी। नीलिमा के पास कम से कम अधिक शक्तिशाली समर्थक थे। यदि विराट उसे दंडित करना चाहता था तो वह उन शक्तिशाली लोगों से मदद मांग सकती थी, लेकिन तलवार संप्रदाय में उसके पास कोई समर्थक नहीं था। इसके विपरीत उसकी बहन बिना किसी शर्त के विराट का पक्ष लेगी और उसे उसी के साथ दंडित करेगी। इसलिए माया को विराट द्वारा खोजे जाने का नीलिमा से भी अधिक डर था। स्वर्ण भूमि व्यापार केंद्र के आसमान में श्वेत वस्त्रधारी विराट उड़ रहा था जब अचानक उसे लगा कि नीचे कोई उसकी जासूसी कर रहा है। उसने नीचे देखा लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट को यह आश्चर्य होने लगा कि क्या उसे कोई गलतफहमी हुई थी। वह अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करके और करीब से देखने ही वाला था कि चंद्रिका ने उसके असामान्य व्यवहार को देखा और तुरंत पूछा, युवा मास्टर विराट, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सिर हिलाया और कहा। चंद्रिका के टोकने पर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आगे निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग नहीं किया, बल्कि चंद्रिका और अन्य लोगों के पीछे पीछे उड़ता रहा और सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की ओर बढ़ता रहा। हालांकि उसे लगा था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं लग रहा था। विराट ने अनुमान लगाया कि किसी ने शायद उसे चंद्रिका और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य कुशाग्र योद्धाओं के साथ देखा होगा, और चूंकि वह केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक का योद्धा था, इसलिए वे उत्सुक थे और उन्होंने उसकी जांच की थी। चूंकि बात ऐसी थी, इसलिए बहुत गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चंद्रिका के इस तरह टोकने ने नीलिमा और माया को एक आपदा से बचा लिया था। अन्यथा एक बार जब श्वेत वस्त्रधारी विराट अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर लेता तो भले ही नीलिमा और माया कितनी भी अच्छी तरह छिप जाएं, वे उसके अवलोकन के तहत उजागर हो ही जाती। और अगर विराट को पता चल जाता कि नीलिमा और माया श्वेत हिम महाद्वीप में आ गई हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ता। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। नीलिमाया मंडप। एक दुकान में नीलिमा और माया कुछ देर तक छिपी रहीं, लेकिन विराट को आते न देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, विराट ने शायद हमें नहीं खोजा है। नीलिमा ने अपनी छाती थपथपाई, राहत की एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी जो हुआ वह वास्तव में बहुत ही रोमांचकारी था। नीलिमा, तुम्हें क्या लगता है विराट यहाँ सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में क्या कर रहा है? माया ने उत्सुकता से पूछा। शायद वह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से कुछ खरीदने आया है। नीलिमा ने यह सुनकर सहजता से कहा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में चीजें खरीदने आ रहा है? लेकिन क्या सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की सदी में एक बार होने वाली नीलामी कई साल पहले ही खत्म नहीं हो गई थी? सदी में एक बार होने वाली अगली नीलामी में अभी बहुत समय है, माया ने कहा। तुम्हारी बात में कुछ दम है। नीलिमा यह सुनकर तुरंत सतर्क हो गई। इसके अलावा अगर विराट सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में चीजें खरीदने आया होता तो उसे इतने सारे लोगों के साथ आने की आवश्यकता नहीं होती। नीलिमा ने भौहें सिकोड़ लीं, गहराई से सोचते हुए कहा। लेकिन अगर विराट सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में चीजें खरीदने नहीं आया है तो वह सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में क्या कर रहा है? यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। माया ने यह सुनकर सिर हिलाया। माया, क्या तुम जानती हो कि विराट के बगल में वह औरत कौन है? नीलिमा ने काफी देर तक सोचा,
फिर अचानक माया की ओर देखा और पूछा, वह औरत जो विराट के पीछे चल रही थी? माया यह सुनकर हैरान रह गई। उसने संदेह से पूछा, क्या विराट के पीछे चलने वाली महिला श्रावणी नहीं है? वह और कौन हो सकती है? नीलिमा, तुमने उसे सालों से नहीं देखा है और तुम अब श्रावणी को भी नहीं पहचानती? अरे भगवान माया, मैं श्रावणी की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक और महिला की बात कर रही हूं। नीलिमा ने चिढ़ते हुए कहा, बेशक मैं श्रावणी को जानती हूं, मैं तृतीय विपत्ति लोक के साधना स्तर वाली उस महिला के बारे में बात कर रही हूं। ओह, तुम्हारा मतलब उस महिला से है? माया को अचानक एहसास हुआ। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कुछ अजीब तरह से कहा, मेरा ध्यान मूल रूप से विराट पर ही था, मैंने उस महिला को ध्यान से नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कौन है। जब उसने अभी अभी विराट को देखा था तो वह इतनी डर गई थी कि लगभग उसकी जान ही निकल गई थी। वह किसी और पर ध्यान देने का दिमाग कैसे लगा सकती थी? माया की बातें सुनकर नीलिमा कुछ असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि इसके लिए माया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि अभी अभी उसने खुद भी महिला को ध्यान से देखने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके सारे विचार इस बात पर केंद्रित थे कि विराट द्वारा खोजे जाने से कैसे बचा जाए। उसने विराट के बगल में तृतीय विपत्ति लोक की महिला की केवल एक झलक देखी थी और उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। जाओ, उस ज्वाला घाटी के दुष्ट को बुलाकर लाओ, नीलिमा ने दुकान के अंदर मौजूद ज्वाला घाटी प्रमुख के एक योद्धा से चिल्लाकर कहा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि विराट पहले ही बहुत दूर जा चुका है, फिर भी उसने दुकान से बाहर भागने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि विराट उसे खोज लेगा, इसलिए उसने दुकान सहायक को ज्वाला घाटी प्रमुख को बुलाने के लिए जाने को कहा। जी जी, आपका सेवक अभी जाएगा। ज्वाला घाटी के योद्धा ने सिर हिलाया और जल्दी से झुककर अभिवादन किया। फिर वह ज्वाला घाटी प्रमुख को बुलाने के लिए दुकान से बाहर भाग गया। जल्द ही ज्वाला घाटी प्रमुख योद्धा के पीछे पीछे दुकान में घुस गया। नीलिमा जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ज्वाला घाटी प्रमुख नीलिमा के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। तुमने अभी अभी उन लोगों के समूह को हमारे ऊपर से उड़ते हुए देखा है ना? नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख को घूरते हुए पूछा। यह सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख का दिल बैठ गया। वह नहीं जानता था कि यह पूछने में नीलिमा का क्या इरादा था। अगर उसने जवाब दिया कि उसने यह देखा है तो क्या नीलिमा उसे आलसी होने, अपने काम की उपेक्षा करने और इधर उधर देखने का दिमाग लगाने के लिए डांटेगी? अगर उसने जवाब दिया कि उसने इसे नहीं देखा तो क्या नीलिमा को संदेह होगा कि वह जानबूझकर कुछ छिपा रहा है और उसके कुछ गलत इरादे हैं? चाहे उसने जवाब दिया हो कि उसने इसे देखा है या नहीं, उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। इसलिए एक पल के लिए ज्वाला घाटी प्रमुख दुविधा में पड़ गया। यह ज्वाला घाटी प्रमुख काफी देर तक हकलाता रहा, एक पूरा वाक्य बोलने में भी असमर्थ था। देखना देखना है, न देखना न देखना है क्या? उसका रवैया देखकर नीलिमा ने उसे गुस्से में डांटा। आपके सेवक ने इसे देखा है? नीलिमा के शब्द सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख का दिल फिर से कांप उठा। यह देखते हुए कि नीलिमा पहले से ही नाराज थी, अगर वह इसी तरह हकलाना जारी रखता तो परिणाम गंभीर होते। यह सोचकर ज्वाला घाटी प्रमुख के पास हिम्मत करके जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ज्वाला घाटी प्रमुख को बेचैनी की लहर महसूस हुई। वह नहीं जानता था कि किस तरह का अंत उसका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है? यह सुनकर नीलिमा ने सिर हिलाया। बस इतना कहो कि तुमने उसे देखा है, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या तुमने लोगों के उस समूह के बीच तृतीय विपत्ति लोक की उस महिला को देखा? नीलिमा की बातें सुनकर ज्वाला घाटी प्रमुख ने आखिरकार राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, पता चला कि नीलिमा ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, न कि उसे सजा देने के लिए। यह समझने के बाद ज्वाला घाटी प्रमुख आराम से बैठ गया और अधिक साहसी हो गया। मैंने उसे देखा, ज्वाला घाटी प्रमुख ने जल्दी से कहा। वह चंद्रिका है, जो श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है और वह श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत की बेटी भी है। वह पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध हस्ती है। अपना दिमाग शांत होने के बाद ज्वाला घाटी प्रमुख अधिक धारा प्रवाह बोला। श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख की बेटी? नीलिमा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने अपनी चिकनी नाजुक ठुड्डी को सहलाया और विचार किया। वह विराट, वह वास्तव में श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख की बेटी के साथ जुड़ गया है। ऐसा लगता है कि वह श्वेत हिम संप्रदाय में काफी अच्छा कर रहा है। यह सोचकर नीलिमा ने गुस्से में फुफकार मारी। वह दुष्ट, वह पहले से ही श्वेत हिम संप्रदाय में इतना अच्छा कर रहा है और उसने मुझे श्वेत हिम महाद्वीप में लाने के बारे में सोचा भी नहीं है। उस दुष्ट का जरूर चंद्रिका के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा या यहाँ तक कि कुछ शर्मनाक काम कर रहा होगा और उसे डर है कि मुझे पता चल जाएगा, इसलिए वह मुझे श्वेत हिम महाद्वीप में लाने की हिम्मत नहीं करता है। वह दुष्ट, वह केवल अपनी खुशी के बारे में चिंतित है और मेरे प्रति किए गए अपने वादे को भूल गया है। नीलिमा जैसे जैसे बोलती गई वह और भी क्रोधित होती गई। नीलिमा का इतना गुस्से वाला रूप देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख इतना डर गया कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने नीलिमा को पहले भी गुस्से में देखा था, लेकिन उसने उसे कभी इतना उग्र नहीं देखा था। इस क्षण नीलिमा फटने वाले ज्वालामुखी की तरह थी। एक छोटी सी चिंगारी भी ऊर्जा का विनाशकारी विस्फोट कर सकती थी। ज्वाला घाटी प्रमुख को यह भी आश्चर्य हुआ कि अगर उसने उसे नाराज कर दिया तो क्या वह उसे पीट पीट कर मार डालेगी। ज्वाला, मुझे बताओ, वे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में क्या करने गए थे? नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख को घूरते हुए पूछा। यह इस सेवक को नहीं पता। ज्वाला घाटी प्रमुख हकलाया और अपने माथे से ठंडा पसीना पहुंचा। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि चंद्रिका और अन्य लोग सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में क्या कर रहे हैं। वह कोई दिमाग पढ़ने वाला नहीं था। तो मुझे बताओ, चीजें खरीदने के अलावा तुम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में और क्या कर सकते हो? नीलिमा ने उसे घूरते हुए पूछा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल हमारे श्वेत हिम महाद्वीप का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है। आमतौर पर योद्धा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में न केवल विभिन्न खजानों का व्यापार करने जाते हैं, बल्कि और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्वेत हिम महाद्वीप छोड़ने और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग करने भी जाते हैं। ज्वाला घाटी प्रमुख ने जल्दी से उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब है वे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के लिए इसके स्थानिक मार्ग का उपयोग करने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल गए हैं? यह सुनकर नीलिमा की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव आ गया। यह मुझे भी पक्का नहीं पता, लेकिन अगर वे खजाने का व्यापार करने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल नहीं जा रहे हैं तो वे शायद पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग करना चाहते हैं। ज्वाला घाटी प्रमुख ने एक पल सोचने के बाद कहा, हमारे श्वेत हिम महाद्वीप के योद्धाओं के पास जाने के 2 तरीके हैं। एक ब्रह्मांड को पार करना है और दूसरा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग से जाना है। हालांकि बहुत कम लोग पहले विकल्प को चुनते हैं। आखिरकार ब्रह्मांड बहुत विशाल है और 2 महाद्वीपों के बीच की दूरी बहुत अधिक है। ब्रह्मांड को पार करके अन्य महाद्वीपों की यात्रा करने में बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए आमतौर पर श्वेत हिम महाद्वीप के योद्धा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नियंत्रित स्थानिक मार्ग से जाना पसंद करते हैं। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग के अलावा क्या तुम्हारे श्वेत हिम महाद्वीप से बाहर जाने के लिए कोई अन्य स्थानिक मार्ग है? नीलिमा ने पूछा। और कोई नहीं। ज्वाला घाटी प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, पर्याप्त रूप से स्थिर स्थानिक मार्ग का निर्माण करना बहुत महंगा होगा। श्वेत हिम महाद्वीप के अधिपति श्वेत हिम संप्रदाय के पास भी ऐसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हो सकते हैं। श्वेत हिम महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा के पास ही ऐसा आधार है। इसके अलावा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नियंत्रित स्थानिक मार्ग का उपयोग केवल पंचम विपत्ति लोक के योद्धा ही कर सकते हैं।
पंचम विपत्ति लोक से अधिक साधना स्तर वाले योद्धा इस स्थानिक मार्ग से बाहर नहीं जा सकते, वे केवल ब्रह्मांड को पार करके ही जा सकते हैं। ज्वाला घाटी प्रमुख की बातें सुनकर नीलिमा ने कुछ समझते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि विराट और चंद्रिका नामक वह महिला संभवतः सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नियंत्रित स्थानिक मार्ग के माध्यम से श्वेत हिम महाद्वीप को छोड़ने और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने का इरादा रखते हैं। आखिरकार यदि विराट केवल चीजें खरीदने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में आना चाहता था तो वह इतने लोगों के साथ नहीं आता, खासकर तब जब यह कोई नीलामी नहीं थी। वह दुष्ट विराट उसे आमंत्रित किए बिना हर समय बाहर पार्टी कर रहा था। इस दुष्ट को शायद इस बात की चिंता है कि मेरी उपस्थिति उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देगी और उसे बाहर चक्कर चलाने से रोकेगी। यह सोचकर नीलिमा को बहुत बुरा लगा। ज्वाला, क्या सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग से श्वेत हिम महाद्वीप छोड़ने के लिए कोई शर्तें हैं? नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख से पूछा। बेशक है। बाहरी लोग जो श्वेत हिम महाद्वीप छोड़ने के लिए उस स्थानिक मार्ग का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को एक निश्चित शुल्क देना होगा। साधना स्तर जितना अधिक होगा, शुल्क भी उतना ही अधिक होगा, ज्वाला घाटी प्रमुख ने कहा। तक उसी पर उसके इरादों पर पानी फेर देगी और उसे बाहर रंगरलियां मनाने से रोक देगी। यह सोचते हुए नीलिमा को बहुत बुरा लग रहा था। ज्वाला, क्या सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग से श्वेत हिम महाद्वीप छोड़ने की कोई शर्तें हैं? नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख से पूछा। बिल्कुल है। जो बाहरी लोग उस स्थानिक मार्ग का उपयोग करके श्वेत हिम महाद्वीप से बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, शुल्क भी उतना ही अधिक होगा, ज्वाला घाटी प्रमुख ने उत्तर दिया। क्या ऐसा है? ज्वाला घाटी प्रमुख की बातें सुनकर नीलिमा की आंखों में एक चमक आ गई। अगर बात सिर्फ पैसों की थी तो उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वह और माया पिछले 1 साल से भी अधिक समय से श्वेत हिम महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार केंद्र में गोलियां और ताबीज बेच रही थीं और उनकी संपत्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यहां तक कि पंचम विपत्ति लोक के सामान्य विशेषज्ञ भी धन के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। वह और माया अब यकीनन बहुत अमीर महिलाएं बन चुकी थीं। अगर वे विराट के सामने अपने आध्यात्मिक पत्थरों का दिखावा करें तो शायद वह हैरान रह जाएगा। यद्यपि उन्होंने गोलियां और ताबीज बेचकर कमाए गए अधिकांश पैसों का उपयोग तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग से सामान खरीदने में किया था, फिर भी उनके पास काफी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर बचे हुए थे। जेब में पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर होने से बाहर घूमते समय उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता था। नीलिमा, तुम क्या करने की योजना बना रही हो? माया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह और नीलिमा लगभग पक्की सहेलियां थीं और वह नीलिमा के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। नीलिमा के हाव भाव देखकर माया ने अनुमान लगा लिया कि शायद नीलिमा भी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग करके पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना चाहती है। छोटी माया, हम श्वेत हिम महाद्वीप में काफी समय से हैं और मेरे विचार से श्वेत हिम महाद्वीप की क्षमता काफी सीमित है। अगर हमारा व्यापार कुछ और वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पैसे कमाने की गति शायद काफी धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक बड़ा बाजार खोजना चाहिए। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप हमारा अगला लक्ष्य है, नीलिमा ने उत्साहपूर्वक कहा। उस शानदार भविष्य की कल्पना करते हुए नीलिमा रोमांच से भर उठी। अकेले श्वेत हिम महाद्वीप ने ही उन्हें अविश्वसनीय रूप से अमीर बना दिया था। अगर उन्होंने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अपने व्यापार का विस्तार किया तो वे जो पैसा कमाएंगे वह अकल्पनीय होगा। अगर वे उस सारे पैसे को युद्ध गुणों में बदल दें तो शार्दुल जैसा मूर्ख बाघ भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। नीलिमा पहले से ही शार्दुल के चेहरे पर उस पूरी तरह से हैरान और अविश्वास से भरे भाव की कल्पना कर सकती थी जब वह उनकी भारी उपलब्धियों को देखेगा। युद्ध गुणों के मामले में उस मूर्ख बाघ को पछाड़ना बेहद रोमांचक होगा। नीलिमा जितना इसके बारे में सोचती वह उतनी ही उत्साहित होती जाती और तुरंत काम शुरू करने के लिए बेताब हो जाती। लेकिन नीलिमा, विराट पहले ही पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जा चुका है, अगर हम उसके पीछे गए तो क्या उसे पता नहीं चल जाएगा? यह सुनकर माया झिझकते हुए बोली। वह अभी भी विराट से काफी डरती थी। हालांकि वह आवेगी और लापरवाह थी, लेकिन वह नीलिमा की तरह मनमानी करने वाली नहीं थी। तलवार संप्रदाय में उसकी एक बड़ी बहन गरिमा थी जो उस पर नजर रखती थी। अगर उसने विराट को नाराज किया तो वह उसकी बहन गरिमा से कहकर उसे 10-8 साल के लिए जेल में डलवा सकता है, जिससे उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अरे, इसमें डरने की क्या बात है, बस हमें सावधान रहना होगा, नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वैसे भी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप इतना बड़ा है, हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि हम सीधे विराट से ही टकरा जाएं। ओह, ठीक है। माया केवल कुछ पल के लिए झिकी और फिर जल्दी से सहमत हो गई। उसका स्वभाव वास्तव में नीलिमा के काफी समान था। उसे एक रोमांचक और साहसिक जीवन पसंद था। नीलिमा द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर विराट का उसका डर जल्दी ही दूर हो गया। ज्वाला, नीलिमाया मंडप के व्यापार को ठीक से संभालना। मेरे पैसों में हेराफेरी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम जानते हो कि अगर मुझे पता चला तो क्या होगा। नीलिमा ने ज्वाला घाटी प्रमुख को घूरते हुए चेतावनी दी। नीलिमाया मंडप का व्यापार पहले ही पटरी पर आ चुका था और उन दोनों को हर समय यहां रहकर निगरानी करने की आवश्यकता नहीं थी। ज्वाला घाटी प्रमुख द्वारा व्यापार संभालने में मदद करने से वे आसानी से अन्य काम करने के लिए समय निकाल सकती थीं। नहीं नहीं मालकिन नीलिमा, आप चिंता न करें, अगर मुझे 100 जन्म भी मिल जाएं तो भी मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करूंगा। नीलिमा की धमकी से ज्वाला घाटी प्रमुख डर गया और बार बार उसे आश्वासन देने लगा। उसकी आत्मा अभी भी माया द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अधीन थी। वह कोई भी विश्वासघाती विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था? एक बार जब उसने माया को नाराज कर दिया तो उसे मारना माया के लिए एक चींटी को कुचलने से भी ज्यादा आसान होगा। मुझे यकीन है कि तुम ऐसी हिम्मत नहीं करोगे, नीलिमा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। छोटी माया, चलो चलें। नीलिमा ने माया का हाथ पकड़ा और दुकान से बाहर निकल गई। नीलिमा और माया को जाते हुए देखकर ज्वाला घाटी प्रमुख ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और चुपके से राहत की सांस ली। अपने बारे में सोचकर चतुर्थ विपत्ति लोक के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों में से एक के ज्वाला घाटी प्रमुख को अब 2 अपरिपक्व लड़कियों द्वारा आदेश दिए जा रहे थे। ज्वाला घाटी प्रमुख को गहरी निराशा महसूस हुई। उसे सच में अपने की पर पछतावा हो रहा था। वह लालच में इतना अंधा कैसे हो सकता था कि उसने उन पर हमला करने की सोची? अगर उसने उनके खिलाफ साजिश नहीं रची होती तो यह सब नहीं होता। दुर्भाग्य से अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक गलत कदम जीवन भर का पछतावा बन सकता है। वह एक प्रतिष्ठित ज्वाला घाटी प्रमुख अब से इन 2 युवा लड़कियों के अधीन एक दास बनकर रह जाएगा। हालांकि वह गहराई से क्रोधित था, लेकिन उसमें विद्रोह करने का साहस नहीं था। उसके स्तर के योद्धा अपने जीवन को बहुत महत्व देते थे। आखिरकार उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और वह आसानी से अपना जीवन बलिदान करने को तैयार नहीं था। यद्यपि नीलिमा और माया द्वारा उसे अपने अधीन कर लिया गया था, उन्हें दासों की तरह सेवा करने के लिए मजबूर किया गया था और उसकी स्वतंत्रता छिन गई थी, कम से कम वह अभी भी जीवित था और सौभाग्य से
हालांकि नीलिमा और माया उसके प्रति बहुत दयालु नहीं थी, लेकिन अगर वह लगन से काम करता रहा तो वे जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगी। इस अवधि के दौरान उसकी समर्पित सेवा से नीलिमाया मंडप को काफी पैसा कमाने में मदद मिली थी, जिसके कारण नीलिमा और माया का उसके प्रति रवैया काफी नरम हो गया था, जो एक अच्छा संकेत था। इस स्थिति ने उसे कुछ उम्मीद दी, जिससे उसके दिन थोड़े कम असहनीय हो गए। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका और अन्य लोग सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पहुंचे तो मंडल को खबर मिल गई और उपाध्यक्ष सागर तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गया। इतना ही नहीं, इस बार न केवल नया नियुक्त उपाध्यक्ष सागर उनका स्वागत करने आया, बल्कि श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश भी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। युवा मास्टर विराट, देवी चंद्रिका, साथी दांववादी पुनीत और श्वेत हिम संप्रदाय के साथी दांववादियों, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। एकांश और सागर ने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों के सामने सिर झुकाया। यहां तक कि चंद्रिका भी इस भव्य स्वागत से कुछ हद तक चकित थी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि श्वेत हिम महाद्वीप पर एकांश की स्थिति श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख उसके पिता चंद्रकांत से अधिक नहीं तो उनके बराबर अवश्य है। शायद केवल चंद्रकांत या पूर्वज श्वेत हिम के आगमन पर ही एकांश व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने आता, लेकिन अब उनके आगमन पर वास्तव में एकांश ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया है, जिसने वास्तव में चंद्रिका को हैरान कर दिया। इसके अलावा उसने ध्यान दिया कि एकांश ने विराट का नाम सबसे पहले लिया था। दूसरे शब्दों में, उसके बाहर आकर स्वागत करने का मुख्य कारण विराट था। एकांश के कार्यों ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। विराट की असाधारण क्षमताएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक थीं। कौन जाने यह लड़का अपने अंदर कितने रहस्य छिपाए बैठा था। प्रणाम अध्यक्ष एकांश, श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोगों ने जल्दी से अभिवादन का उत्तर दिया। प्रणाम प्रबंधक सागर। फिर उन्होंने एकांश के बगल में खड़े सागर को भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब सागर कोई प्रबंधक नहीं है, बल्कि हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा का उपाध्यक्ष है, एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा। एकांश के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्रिका, पुनीत और अन्य लोग पहले तो चकित रह गए, फिर जल्दी से सागर को बधाई देते हुए बोले, उपाध्यक्ष सागर, बधाई हो। हमें सच में उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही वर्षों में उपाध्यक्ष सागर को इतनी बड़ी पदोन्नति मिल जाएगी। हा, इसके लिए मुझे युवा मास्टर विराट और साथी पुनीत को धन्यवाद देना होगा। अगर उनके द्वारा लाए गए विशाल व्यापार के लिए नहीं होता तो मैं इस पद तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर सागर जोर से हंसा। उसकी पदोन्नति वास्तव में श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और अन्य लोगों द्वारा लाए गए भारी व्यापार के कारण हुई थी। इसी विशाल व्यापार के कारण ही उसे कुछ ही वर्षों में उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया था। उपाध्यक्ष सागर बहुत विनम्र हैं। सागर के शब्द सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत और अन्य सभी ने विनम्रता से कहा, युवा मास्टर विराट, अगर भविष्य में आपके पास कोई बड़ा व्यापारिक अवसर आता है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। एकांश ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अध्यक्ष एकांश बहुत विनम्र हैं। अध्यक्ष एकांश की क्षमताओं के साथ मुझ जैसे एक साधारण अर्धपारलौकिक लोक के योद्धा को आपकी देखभाल करने की क्या आवश्यकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट हंसा। अफसोस, इस मंडल का अध्यक्ष होना आसान नहीं है। यह सुनकर एकांश ने गहरी सांस ली। आपके कहने का क्या मतलब है अध्यक्ष एकांश। श्वेत वस्त्रधारी विराट चकित रह गया। एकांश के चिंतित चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाटक कर रहा है। युवा मास्टर विराट, आप शायद यह नहीं जानते होंगे, लेकिन हाल के वर्षों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का व्यापार काफी निराशाजनक रहा है। अध्यक्ष एकांश को इसके कारण बहुत सिर दर्द हुआ है, सागर ने समझाया। क्या उपाध्यक्ष सागर मजाक तो नहीं कर रहे हैं। पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में व्यापार के मामले में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को चुनौती देने वाला और कौन हो सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ अविश्वास के साथ कहा। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पूरे सुवर्ण भूमि लोक में एक पूर्ण दिग्गज है। यहां तक कि प्रत्येक महाद्वीप पर इसकी शाखाएं भी पूर्ण स्थानीय दबदबा रखती हैं। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें, केवल व्यापार के मामले में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का मुकाबला कौन कर सकता है। सागर मजाक नहीं कर रहा था। हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को वास्तव में हाल के वर्षों में एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा है, एकांश ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हाल के वर्षों में नीलिमाया मंडप नाम की एक जगह अचानक कहीं से सामने आ गई है। वे जो उत्पाद बेचते हैं वे हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को हर पहलू में पूरी तरह से पछाड़ देते हैं, जिससे सभी ऊर्जा प्रवाह और उससे ऊपर के योद्धा चीजें खरीदने के लिए नीलिमाया मंडप की ओर भाग रहे हैं। सौभाग्य से वे केवल जन्मजात स्तर के खजाने और संसाधन ही बेचते हैं। इसीलिए हमारा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल अभी भी रूपांतरण लोक के योद्धाओं के साथ व्यापार कर सकता है। अन्यथा मुझे डर है कि हमारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा को देर सवेर बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ता। नीलिमाया मंडप, यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट एक बार फिर चौंक गया। उसे लगा कि इस नाम में बहुत ही परिचित एहसास था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बहुत देर तक अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन फिर भी याद नहीं कर पाया कि उसने यह नाम पहले कहां सुना था। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद विराट को यकीन हो गया कि उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि यह नाम जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था उसे इतना परिचित क्यों लग रहा था। इस बात ने विराट को बहुत उलझन में डाल दिया। क्या युवा मास्टर विराट नीलिमाया मंडप की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। विराट के चेहरे के भाव देखकर एकांश ने जल्दी से पूछा। उसने नीलिमाया मंडप की पृष्ठभूमि की सावधानीपूर्वक जांच की थी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी जांच की हो उसे एक भी सुराग नहीं मिल सका था। यह नीलिमाया मंडप हवा से प्रकट होता प्रतीत हो रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि नीलिमाया मंडप के पीछे की दो महिला मालिक कहां से आई थीं। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के अध्यक्ष के रूप में यद्यपि वह यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में सब कुछ जानता है, वह कम से कम पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की स्थिति से काफी परिचित था। हालांकि उसने पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से जुड़ी सभी ताकतों के बारे में सोच लिया था, लेकिन उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उन दो महिलाओं की पहचान से मेल खाता हो। इसलिए एकांश ने अनुमान लगाया कि नीलिमाया मंडप के पीछे की दोनों मालकिनें संभवतः पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के बाहर से आई थीं। दक्षिणी स्वर्ग मंडल बहुत विशाल था, यहां तक कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की श्वेत हिम महाद्वीप शाखा के अध्यक्ष के रूप में एकांश को पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को समझना मुश्किल लगता था। उसकी स्थिति, जानकारी और अधिकार अंततः सीमित थे। विराट की उत्पत्ति भी उतनी ही रहस्यमय थी। शायद वह उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानता हो। मुझे नहीं पता, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने पहली बार नीलिमाया मंडप का नाम सुना है। मुझे आश्चर्य है कि यह नीलिमाया मंडप कौन है जिसने अध्यक्ष एकांश को इतनी परेशानी में डाल दिया है। अफसोस, मुझे शर्म आती है। हमारा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पूरी तरह से हार गया है, फिर भी हम अपने विरोधियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह सुनकर एकांश ने शर्म से आह भरी। एकांश की बातें सुनकर विराट की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आखिर इस नीलिमाया मंडप की उत्पत्ति क्या थी कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल भी उनका पता नहीं लगा सका। जैसे जैसे विराट को अधिक से अधिक जानकारी मिल रही थी, वह इस बात से गहराई से अवगत हो गया था कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल वास्तव में कितना शक्तिशाली था।
यहाँ तक कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल भी नीलिमाया मंडप की पृष्ठभूमि का पता नहीं लगा सका। ऐसा लग रहा था कि नीलिमाया मंडप कोई साधारण जगह नहीं है। उसने शुरुआत में सोचा था कि उसने श्वेत हिम महाद्वीप की मूल स्थिति को समझ लिया है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्वेत हिम महाद्वीप अभी भी कुछ अज्ञात रहस्यमय ताकतों को आश्रय दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में नीलिमाया मंडप का सामना होने पर उसे अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह असावधान पकड़ा जाए। हालांकि विराट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नीलिमाया मंडप, जिसने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को इतनी परेशानी में डाल दिया था, वास्तव में नीलिमा और माया द्वारा स्थापित किया गया था। अगर विराट को पता होता कि नीलिमाया मंडप, जिससे वह इतना सावधान था, नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और उसकी बेटी वान्या द्वारा स्थापित किया गया था, तो कोई सोच सकता है कि विराट क्या सोचेगा। वैसे युवा मास्टर विराट, क्या कोई बड़ा सौदा है जो आप इस बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के लिए करना चाहते हैं? क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? यह देखकर कि विराट नीलिमाया मंडप की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता है, एकांश इस मुद्दे पर और बात नहीं करना चाहता था और उसने विषय बदल दिया। ओह, हम इस बार पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग करने के लिए यहाँ आए हैं। एकांश की बात सुनकर चंद्रिका बीच में बोली, आप सब पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जा रहे हैं? एकांश अचंभित रह गया। बिल्कुल, हम अभ्यास के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष एकांश हमारी मदद कर सकते हैं, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कि चंद्रिका और अन्य लोग उनके स्वर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ व्यापार करने के लिए वहां नहीं थे, एकांश के चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। हालांकि उसके चेहरे की निराशा क्षणभंगुर थी और उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि देवी चंद्रिका और युवा मास्टर विराट पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना चाहते हैं, तो कृपया मेरे साथ आएं। हालांकि देवी चंद्रिका निश्चित रूप से इस स्थानिक मार्ग के उपयोग शुल्क से अवगत होंगी। बिल्कुल, हम कभी अपने कर्ज से पीछे नहीं हटेंगे, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह समूह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के भीतर स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार की ओर एकांश के पीछे पीछे चला गया। इस बार स्थानिक मार्ग के हमारे उपयोग के लिए यह शुल्क है, कृपया इसकी जांच कर लें, अध्यक्ष एकांश। चंद्रिका ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और मुस्कुराते हुए एकांश को सौंप दी। एकांश ने चंद्रिका से स्थानिक अंगूठी ली, अपनी दिव्य चेतना से उसे जांचा और सिर हिलाते हुए कहा, ये ठीक है। युवा मास्टर विराट, देवी चंद्रिका, कृपया आगे बढ़ें। एकांश ने उन्हें जाने का इशारा किया। वास्तव में इस तरह के मामले के लिए उसे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विराट के सम्मान में एकांश उनका अभिवादन करने आया था। जब उसे कौशल की मृत्यु की खबर मिली तो वह सचमुच चकित रह गया था। उसने तुरंत एक गहन जांच शुरू की और कुछ जांच के बाद उसे कौशल की मृत्यु और विराट के बीच एक चौंकाने वाला संबंध मिला। उसने अंततः अनुमान लगाया कि कौशल की मृत्यु बहुत संभवतः विराट के कारण हुई थी। कौशल की ताकत को देखते हुए चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद इतने सारे चतुर्थ विपत्ति, दिव्य अस्त्र और जादुई खजाने होने के कारण पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में उसे मारने में सक्षम 5 से अधिक लोग नहीं थे। ये 5 लोग थे: पूर्वज श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत, श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र, वह स्वयं सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का अध्यक्ष, और श्वेत हिम संप्रदाय की दूसरी एल्डर मीनाक्षी। वास्तव में कड़ाई से कहा जाए तो केवल 4.5 लोग होने चाहिए। श्वेत हिम संप्रदाय की दूसरी एल्डर मीनाक्षी को केवल आधा माना जा सकता था। एल्डर मीनाक्षी की ताकत के साथ अगर वह कौशल का सामना करती तो उसके पास उसे मारने का केवल 50% मौका होता, 100% गारंटी नहीं। एकांश को पता चला कि जब कौशल मारा गया था तब पूर्वज श्वेत हिम महाद्वीप पर नहीं थे, इसलिए उन्हें पहले बाहर किया जा सकता है। श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत, श्वेत हिम संप्रदाय के महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र और श्वेत हिम संप्रदाय की दूसरी एल्डर मीनाक्षी उस समय श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर ही थे और कौशल को मारने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। इसके अलावा श्वेत हिम संप्रदाय के एक अद्भुत योद्धा के रूप में प्रमुख चंद्रकांत, महाबुजुर्ग ज्ञानेंद्र और एल्डर मीनाक्षी के पास बिना किसी कारण के कौशल को मारने का कोई कारण नहीं था। इसलिए इन 4.5 लोगों में से एकांश पर सबसे अधिक संदेह था। हालांकि एकांश को अच्छी तरह से पता था कि उसने कौशल को नहीं मारा था। चूंकि इन 4.5 लोगों को जिन्होंने कौशल को मारा हो सकता था, उन सभी को बाहर कर दिया गया था, इसलिए बचा हुआ सबसे संदिग्ध व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय बाहरी आगंतुक विराट था। एकांश को यकीन था कि जब कौशल मारा गया था तब कोई अन्य बाहरी महाबली श्वेत हिम महाद्वीप में नहीं आया था। उनके स्वर्ण भूमि व्यापार मंडल ने श्वेत हिम महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से जोड़ने वाले स्थानिक मार्गों को नियंत्रित किया था, इसलिए एकांश को अच्छी तरह से पता था कि कोई अन्य शक्तिशाली हस्ती आई है या नहीं। यहां तक कि केवल निष्कासन की प्रक्रिया का उपयोग करके वह कौशल की हत्या करने वाले अपराधी को पहचान सकता था। जब उसने अनुमान लगाया कि विराट ही वह व्यक्ति है जिसने कौशल को मारा था, तो एकांश सचमुच चकित रह गया था। महज एक अर्धपारलौकिक लोक का योद्धा वास्तव में एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था, जिसके पास कई चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र और जादुई खजाने थे। यह अकल्पनीय था। चाहे विराट ने अपनी ताकत से कौशल को मारा हो या किसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाने की मदद से, इसके पीछे के निहितार्थ असाधारण थे। इसलिए उस क्षण से एकांश ने वास्तव में विराट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि जब उसने सुना कि विराट फिर से सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल आया है, तो एकांश व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया था। अध्यक्ष एकांश, विदा। चंद्रिका ने एकांश के सामने सिर झुकाया और कहा, अध्यक्ष एकांश, विदा। श्वेत वस्त्रधारी विराट, पुनीत, जिग्नेश, गगन गार्गी और अन्य लोगों ने एकांश को विदाई में सिर झुकाया। फिर वे सभी अपने सामने विशाल स्थानिक भंवर में प्रवेश कर गए। उनकी आकृतियां एक एक करके गायब हो गईं। श्वेत वस्त्रधारी विराट को केवल अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन महसूस हुआ और अगले ही पल उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। इस स्थानिक मार्ग के निकास पर पहरेदार थे। वहां की सजावट और लोगों की पोशाक को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की एक और शाखा थी। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा बनाए गए ये स्थानिक मार्ग स्वाभाविक रूप से विभिन्न महाद्वीपों की शाखाओं को जोड़ते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि शाखाओं के बीच संचार और कर्मियों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया जा सके और विभिन्न महाद्वीपों के बीच खुफिया जानकारी एकत्र करने में भी सुविधा हो। स्थानिक मार्ग से बाहर निकलने के बाद चंद्रिका सभी को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के बाहर की ओर ले गई। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से बाहर निकलने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट आखिरकार यह पूछे बिना नहीं रह सका, देवी चंद्रिका, उस स्थानिक मार्ग का उपयोग करने के लिए हमें कितना भुगतान करना पड़ता है? खैर, योद्धा के आधार पर कीमत अलग अलग होती है, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा को 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर देने होते हैं। द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा को 1 करोड़ देने होते हैं। तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा को 10 करोड़ देने होते हैं। चतुर्थ विपत्ति लोक के योद्धा को 1 अरब देने होते हैं। और जहां तक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सवाल है, उसे 1 खरब जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। यह तो सरासर लूट है। चंद्रिका की बातें सुनकर विराट दंग रह गया। यह तो हदों को पार करना था। केवल प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा का शुल्क ही 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर था, जो लगभग एक प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह थोड़ा संदिग्ध है।
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। श्वेत हिम महाद्वीप से बाहर निकलने के लिए हमारे पास यही एक स्थानिक मार्ग है। इसके अलावा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को इस मार्ग को बनाए रखने की आवश्यकता है, इसलिए हालांकि शुल्क थोड़ा अधिक है, हम केवल इसे सहन कर सकते हैं, चंद्रिका ने कहा। वैसे देवी चंद्रिका, आप विभिन्न महाद्वीपों के बीच यात्रा करते समय हमेशा स्थानिक मार्गों का उपयोग क्यों करते हैं? आप स्थानिक स्थानांतरण व्यूह क्यों नहीं स्थापित करते? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा था कि श्वेत हिम महाद्वीप पर भी या अंधकार दानव वंश की दुनिया में कंटक महाद्वीप पर अधिकांश लोग अन्य स्थानों की यात्रा करने के लिए स्थानिक मार्गों का उपयोग करते थे और उसने उन्हें कभी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करते नहीं देखा था। इस बात ने विराट को बहुत हैरान कर दिया। एक स्थानिक मार्ग के निर्माण की लागत एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को स्थापित करने की लागत से कई गुना अधिक है। इसके अलावा स्थानिक मार्ग अस्थिर होते हैं, आसानी से हमला किए जा सकते हैं और दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की लागत प्रभावशीलता और शक्तिशाली कार्य की तुलना में स्थानिक मार्ग बहुत कम कुशल है, लेकिन यह उच्च लागत बनाए रखने में कठिन और कम दक्षता वाला कनेक्शन तरीका इन योद्धाओं द्वारा एक सामान्य अभ्यास के रूप में उपयोग किया जाता था। इस बीच स्थानिक स्थानांतरण व्यूह, जो एक लागत प्रभावी, सुविधाजनक और शक्तिशाली तरीका था, अप्रयुक्त थे। विराट यह समझ नहीं सका। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह? यह सुनकर चंद्रिका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर विराट, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं मजाक कैसे कर रहा हूं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन में पूछा। यह सुनकर चंद्रिका ने उसे अधिक ध्यान से देखा और यह पाते हुए कि वह मजाक नहीं कर रहा है, कहा, क्या युवा मास्टर विराट को नहीं पता कि स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने की लागत कितनी अधिक है? क्या स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने की लागत बहुत अधिक है? चंद्रिका का प्रश्न सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और भी अधिक भ्रमित हो गया। उसके स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को स्थापित करने की लागत बहुत अधिक नहीं थी। कम से कम एक स्थानिक मार्ग के निर्माण की लागत की तुलना में एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को स्थापित करने की लागत कई गुना कम थी। युवा मास्टर विराट, क्या आप वास्तव में इन चीजों से अनजान हैं या आप न जानने का दिखावा कर रहे हैं? चंद्रिका खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गंभीरता से कहा। ठीक है। विराट के गंभीर चेहरे को देखकर चंद्रिका को यकीन हो गया कि वह वास्तव में इन मामलों को नहीं समझता है। इसलिए उसने समझाया, एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना न केवल बहुत महंगा है बल्कि अत्यंत जटिल भी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक साधारण व्यक्ति सीख सके। यहां तक कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यूह स्वामी भी स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने का सार नहीं समझ सकते हैं। यदि वे विफल हो जाते हैं तो उनका भारी निवेश बर्बाद हो जाता है। हालांकि एक स्थानिक मार्ग का निर्माण करना कुछ ऐसा है जो लगभग कोई भी बड़ा संप्रदाय कर सकता है। यह सिर्फ इतना है कि कमजोर संप्रदाय उच्च स्तरीय स्थानिक मार्ग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। स्थानिक मार्ग बनाने का सिद्धांत बहुत सरल और स्पष्ट है, समझने में बहुत आसान है और इसमें प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत और पर्याप्त खजाने हैं, लगभग कोई भी इसे कर सकता है। इस तरह का एक सरल और आसानी से समझ में आने वाला तरीका स्वाभाविक रूप से विभिन्न महाद्वीपों को जोड़ने का मुख्य मार्ग बन जाता है। चंद्रिका के शब्द सुनने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट बहुत हैरान हुआ। एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने की उच्च लागत के बारे में उसने पहले किसी से नहीं सुना था। इसके अलावा क्या स्थानिक स्थानांतरण व्यूह वास्तव में इतने जटिल हैं? जरूरी नहीं। उसने यंत्र व्यूह कार्यशाला में ताबीज व्यूह स्वामियों को स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना सिखाया था। अच्छी प्रतिभा वाला लगभग कोई भी ताबीज व्यूह स्वामी इसे सीख सकता था। कठिनाई नगण्य थी और प्रवेश की बाधा एक स्थानिक मार्ग के निर्माण से बहुत कम थी। उसे चंद्रिका से जो जानकारी मिली वह उस जानकारी से बहुत अलग थी जो उसके पास खुद थी। विराट ने कुछ देर सोचा और जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि दुनिया में लोकप्रिय स्थानिक स्थानांतरण व्यूह संभवतः उनके सेटअप तरीकों और सिद्धांतों में उस व्यूह से बहुत अलग थे जो उसने अनंत परम मीनार से प्राप्त किया था। अन्यथा स्थानिक स्थानांतरण व्यूह इतने अलोकप्रिय नहीं होते। आखिरकार यदि दुनिया में घूम रहे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह वैसे ही होते जैसे उसने अनंत परम मीनार से प्राप्त किए थे, तो श्वेत हिम महाद्वीप के 7 प्रमुख संप्रदायों जैसी शक्ति भी आसानी से स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित कर सकती थी, न कि अन्य दुनिया की यात्रा करने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा नियंत्रित स्थानिक मार्ग पर निर्भर रहती। यह सोचकर विराट बहुत उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। दुनिया में लोकप्रिय स्थानिक स्थानांतरण व्यूह आखिर कैसे थे? उन्हें सीखना इतना मुश्किल और स्थापित करना इतना महंगा क्यों था? विराट के लिए, जिसकी ताबीज व्यूह में महारत अत्यंत गहरी थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि चंद्रिका के वर्णन के अनुसार एकमात्र स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना इतना कठिन और महंगा कैसे हो सकता है। वैसे देवी चंद्रिका, हम इस बार कहां अभ्यास करने जा रहे हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट इस प्रश्न पर अधिक देर तक नहीं रुका और उसने चंद्रिका से पूछा। चंद्रिका ने कहा था कि वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पहुंचने के बाद ही उन्हें इस अभ्यास यात्रा का उद्देश्य बताएगी। अब जब वे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पहुंच चुके थे, विराट खुद को पूछने से नहीं रोक सका। महाकौशल महाद्वीप के पास तेजस पर्वत, चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। महाकौशल महाद्वीप, तेजस पर्वत, वह कैसी जगह है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ खाली भाव से पूछा। क्या युवा मास्टर विराट पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में कुछ नहीं जानते? चंद्रिका ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने देवी गार्गी से थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन मैं बारीकियों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ असहज होते हुए कहा। चंद्रिका और श्वेत हिम महाद्वीप के अन्य लोगों की तुलना में वह एक पूर्ण देहाती के समान था जिसे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि उसने पहले गार्गी से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में सुना था, लेकिन गार्गी की पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की समझ भी सीमित थी और वह उसे जो जानकारी बता सकती थी वह केवल कुछ अंश ही थे। देवी चंद्रिका, क्या आप मुझे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में और बता सकती हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चंद्रिका की ओर देखा और गंभीरता से कहा। उस जैसे व्यक्ति के लिए जिसने ज्यादा यात्रा नहीं की थी, यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। अगर उसे किसी जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा तो उसे शायद बहुत सी अनावश्यक परेशानियों और खतरों का सामना करना पड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप था जो शक्ति सिंधु महाद्वीप से कई स्तर ऊंचा था। वहां कितनी ताकतें थीं, वहां किस तरह की शक्तिशाली हस्तियां थीं। यदि वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझता और गलती से किसी अजेय शत्रु का सामना कर लेता तो उसके लिए संकट से निपटना बहुत मुश्किल होता। चूंकि यह युवा मास्टर विराट का आदेश है तो यह तुच्छ महिला कैसे अवज्ञा करने की हिम्मत कर सकती है? श्वेत वस्त्रधारी विराट को देखते ही चंद्रिका की आंखें चमक उठीं, उसकी नजरें आकर्षक थीं और उसकी आवाज मधुर और मोहक थी। देवी चंद्रिका बहुत विनम्र हैं। उसे इस तरह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बहुत असहज महसूस किया और जबरदस्ती मुस्कुराया। इस महिला ने सचमुच कोई सबक नहीं सीखा था। क्या वह पहले ही भूल चुकी थी कि पिछली बार जब उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी तो उसने अनजाने में ही अपने संवेदनशील निजी अंग उसे कैसे सौंप दिए थे? पिछली बार चंद्रिका की प्रतिक्रिया को देखते हुए विराट को यकीन था कि यह महिला भी कुंवारी है। वह खुद एक कुंवारी थी, फिर भी वह मोहक बनने की कोशिश कर रही थी। विराट को लगा कि एक दिन यह महिला शायद आग से खेल बैठेगी और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
श्वेत वस्त्रधारी विराट की अस्त व्यस्त स्थिति को देखकर चंद्रिका को गुप्त रूप से एक आत्मसंतुष्टि की लहर महसूस हुई। हालांकि वह यह भी जानती थी कि सब कुछ सीमा में होना चाहिए। अगर उसने हद पार कर दी और विराट को नाराज कर दिया तो इसका उल्टा असर होगा। इसके अलावा इतने सारे लोगों के सामने वह उतनी बेलगाम नहीं हो सकती थी जितनी वह पिछली बार विराट के निवास पर थी। अहम। चंद्रिका ने 2 बार खांसा और कहा, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की बात करें तो मैं यह कहने की हिम्मत नहीं करूंगी कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूं। आखिरकार मैं यहां अक्सर नहीं आती। मैं केवल इतना कह सकती हूं कि मैं आपको वही बताऊंगी जो मैं जानती हूं, लेकिन मैं यह गारंटी नहीं दे सकती कि मैं जो कहती हूं वह 100% सटीक है। यह चंद्रिका का झूठी विनम्रता का नाटक नहीं था। हालांकि वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में कई बार आ चुकी थी, लेकिन ज्यादातर समय वह केवल महाकौशल महाद्वीप के आसपास ही घूमती थी। वह शायद ही कभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के अन्य हिस्सों में जाती थी। इसलिए यह कहना कि वह इसके बारे में सीमित बातें जानती थी कम करके आंकना नहीं था। वास्तव में खुद जैसी श्वेत हिम महाद्वीप की योद्धा की तो बात ही छोड़िए, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के कई मूल निवासी भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे इसे पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप इतना विशाल था, कई योद्धा शायद अपने पूरे जीवन में इसे पार नहीं कर पाएंगे। देवी चंद्रिका बहुत विनम्र हैं। मैं पहले से ही अत्यंत आभारी हूं कि आप मुझे वह बता सकती हैं जो आप जानती हैं। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से कहा, हे, तो युवा मास्टर विराट मुझे कैसे धन्यवाद देने की योजना बना रहे हैं। चंद्रिका खुद को उसे फिर से चिढ़ाने से नहीं रोक सकी। यह सुनकर विराट का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसे बेबसी की एक लहर महसूस हुई। यह महिला, क्या वह सच में तब तक आग से खेलना चाहती थी जब तक कि वह जल न जाए? क्या उसे नहीं पता था कि उसके काम कितने खतरनाक हैं? यह केवल इसलिए था क्योंकि वह विराट सीधा और ईमानदार था कि यह महिला ऐसी दुविधा में होती अगर कोई और आदमी होता। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का केंद्रीय महाद्वीप भी है। यहीं से इसका नाम पड़ा है। चंद्रिका ने विराट को चिढ़ाना बंद कर दिया और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में समझाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप बहुत बहुत बड़ा है, संभवतः हमारे श्वेत हिम महाद्वीप के आकार का 200 गुना से भी अधिक, लेकिन मैंने वास्तव में इसे खुद नहीं देखा है, इसलिए मुझे इसका सटीक आकार नहीं पता है। यह सुनकर विराट अवाक रह गया। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप श्वेत हिम महाद्वीप से 200 गुना से भी अधिक बड़ा है, जिसका मतलब है कि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप से 1000 गुना से भी अधिक बड़ा है। आखिरकार श्वेत हिम महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप से 4 या 5 गुना बड़ा है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने ध्यान से इस दुनिया के दमनकारी बल को महसूस किया। निश्चित रूप से यहाँ का दमनकारी बल शक्ति सिंधु महाद्वीप के बल से 1000 गुना से भी अधिक मजबूत था। अंतरिक्ष की स्थिरता भी संभवतः 1000 गुना अधिक थी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता इतनी अधिक नहीं थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि विराट द्वारा महाआध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित करने के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप ने ब्रह्मांड से लगातार ऊर्जा निकाली और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया। इसने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान सघनता को 100 साल पहले की तुलना में कई गुना अधिक बना दिया। यदि हम 100 साल पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता पर विचार करें तो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सघनता 1000 गुना से अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अन्य महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप को अविश्वसनीय रूप से बंजर और दूरस्थ बंजर भूमि मानते हैं। यदि वे मूल रूप से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जैसी प्रचुर संसाधनों वाली भूमि में रहते तो वे इतने दूरस्थ और सुनसान जगह को तुच्छ नहीं समझते। जब चंद्रिका ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का वर्णन करना शुरू किया तो न केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट ध्यान से सुन रहा था, बल्कि पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोग भी ध्यान से सुन रहे थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बारे में उनकी समझ स्वाभाविक रूप से चंद्रिका से बहुत कम थी। वास्तव में उनमें से अधिकांश पहले कभी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप नहीं गए थे, केवल इसका नाम जानते थे। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में 1300 महाद्वीप हैं। हम अभी जिस जगह पर हैं वह महाकौशल महाद्वीप है, जो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 1300 महाद्वीपों में से एक है। यह शहर महाकौशल नगर है, जो महाकौशल महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। जहां तक मुझे पता है पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के हर महाद्वीपीय शहर में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की एक शाखा है। चंद्रिका ने बोलना जारी रखा। चंद्रिका की बातें सुनकर यहां तक कि पुनीत, जिग्नेश, गगन और अन्य लोग भी आहें भरे बिना नहीं रह सके। उनके पूरे श्वेत हिम महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की केवल एक शाखा थी, लेकिन पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में हर महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की एक शाखा थी। अंतर अतुलनीय था। बेशक सबसे ज्यादा हैरान श्वेत वस्त्रधारी विराट था, क्योंकि शक्ति सिंधु महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की एक भी शाखा नहीं थी। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल ने शक्ति सिंधु महाद्वीप को तुच्छ समझा और वहां एक शाखा स्थापित करने की भी जहमत नहीं उठाई। महाकौशल महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित बताया जाता है। महाकौशल महाद्वीप से सटे महाद्वीप मोटे तौर पर महातक्ष महाद्वीप, सूर्य प्रकाश महाद्वीप, महालौह महाद्वीप और महागगन महाद्वीप हैं। हमारी मंजिल महाकौशल महाद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्र में है। तेजस पर्वत, चंद्रिका ने बोलना जारी रखा। तेजस पर्वत कितना बड़ा है? श्वेत वस्त्रधारी विराट खुद को पूछने से नहीं रोक सका। खैर, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह कितना बड़ा है, लेकिन यह संभवतः श्वेत हिम महाद्वीप के आधे आकार का है। चंद्रिका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट अपनी सांस रोकने पर मजबूर हो गया। श्वेत हिम महाद्वीप का आधा आकार वह 2 शक्ति सिंधु महाद्वीपों को मिलाने से भी बड़ा था। शक्ति सिंधु महाद्वीप को छोड़ने और दुनिया को देखने के बाद विराट को वास्तव में एहसास हुआ कि शक्ति सिंधु महाद्वीप अनगिनत लोगों में सिर्फ एक नगण्य छोटा सा कोना था। इस पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में एक साधारण पहाड़ भी शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार का 2 गुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि हरे वस्त्रधारी बालक अक्सर उसे कुएं का अनभिज मेंढक, एक देहाती कहकर बुलाता था। अब अपने आप को पीछे मुड़कर देखने पर विराट को भी एहसास हुआ कि वह सच में कुएं का एक अनभिज मेंढक, एक देहाती था। वरिष्ठ बहन चंद्रिका, मैंने सुना है कि तेजस पर्वत अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है, शक्तिशाली जानवरों से भरा हुआ है और अज्ञात खतरों से भरा है। वरिष्ठ बहन चंद्रिका तेजस पर्वत में अभ्यास करना क्यों चुनेंगी? पुनीत खुद को पूछने से नहीं रोक सका। हालांकि वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में कई बार नहीं गया था, लेकिन उसने तेजस पर्वत की कुख्यात प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। तेजस पर्वत पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक कुख्यात खतरनाक जगह थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि चंद्रिका की पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा वास्तव में तेजस पर्वत में अभ्यास करने के लिए थी। अगर उसे यह पहले पता होता तो वह अपने साथी शिष्यों को साथ नहीं आने देता और उसने विराट को चंद्रिका के पीछे जाने से रोकने की पूरी कोशिश की होती। उसने शुरुआत में सोचा था कि चंद्रिका सिर्फ महाकौशल महाद्वीप में कुछ सामान्य जगहों पर घूम रही है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह तेजस पर्वत में अभ्यास करने जा रही है। सच कहूं तो मैं अभ्यास के लिए पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप आई क्योंकि बहन शीतला ने मुझे आमंत्रित किया था, चंद्रिका ने कहा। उसने कहा कि उसने तेजस पर्वत में एक षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए गुफा निवास के खंडहरों की खोज की है, इसलिए उसने मुझे एक साथ खंडहरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। वरिष्ठ बहन चंद्रिका, क्या आप सप्त स्वर मंडप की अप्सरा शीतला के बारे में बात कर रही हैं? पुनीत ने पूछा। हाँ,
यह सप्त स्वर मंडप की अप्सरा शीतला है। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अप्सरा शीतला? सप्त स्वर मंडप? वह किस तरह की ताकत है? उनकी बातचीत सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उलझन में पूछा। सप्त स्वर मंडप महाकौशल महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है और अप्सरा शीतला सप्त स्वर मंडप की एक प्रसिद्ध अद्भुत योद्धा है। चंद्रिका ने कुछ गर्व। एक बार जब मैं महाकौशल महाद्वीप में अभ्यास कर रही थी तो मुझे अप्सरा शीतला से मिलने का सौभाग्य मिला। हमारी रुचियां समान थीं, इसलिए हम मुंहबोली बहनें बन गईं। वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या यह सप्त स्वर मंडप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने झिझकते हुए पूछा। हालांकि यह पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं है, यह महाकौशल महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है, चंद्रिका ने स्पष्ट रूप से कहा। तो फिर पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में कौन सा संप्रदाय सबसे शक्तिशाली है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर पूछा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। इन 5 संप्रदायों में से प्रत्येक में एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ प्रभारी है। ये दिग्गज हमारे जैसे छोटे संप्रदायों की पहुंच से बाहर हैं, चंद्रिका ने कहा। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप का अधिपति है, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के इन सच्चे दिग्गजों की तुलना में यह पूरी तरह से महत्वहीन है। चंद्रिका इस बारे में बहुत स्पष्ट थी। सभी 5 प्रमुख संप्रदायों में नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ प्रभारी हैं। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इन 5 प्रमुख संप्रदायों में से सभी में एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ प्रभारी है, चंद्रिका ने सिर हिलाया और कहा। जिस संप्रदाय में कोई नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ प्रभारी नहीं होगा वह 5 प्रमुख संप्रदायों में शामिल होने के योग्य नहीं होगा। इसलिए ये 5 प्रमुख संप्रदाय वास्तव में दिग्गज हैं, हमारे छोटे संप्रदायों से अतुलनीय। ये 5 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। ये 5 प्रमुख संप्रदाय अमर खड्ग संप्रदाय, रहस्यमयी कन्या महल, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, पंच अग्नि संप्रदाय और महारक्तिम किला है, चंद्रिका ने कहा। सप्त स्वर मंडप नहीं? श्वेत वस्त्रधारी विराट यह सुनकर चकित रह गया। युवा मास्टर विराट, क्या आप जानबूझकर झगड़ा मोल ले रहे हैं? चंद्रिका ने गुस्से में कहा। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा कि सप्त स्वर मंडप केवल महाकौशल महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय नहीं? हालांकि सप्त स्वर मंडप महाकौशल महाद्वीप का सबसे बड़ा संप्रदाय है, लेकिन महाकौशल महाद्वीप वास्तव में पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 1300 महाद्वीपों में से एक महत्वहीन छोटा महाद्वीप है। महाकौशल महाद्वीप का पूरा क्षेत्र श्वेत हिम महाद्वीप जितना भी बड़ा नहीं है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के कुछ सच्चे महाद्वीप पूरे श्वेत हिम महाद्वीप से कई गुना बड़े हैं। ताकत के मामले में सप्त स्वर मंडप संभवतः श्वेत हिम संप्रदाय से थोड़ा ही मजबूत है, बहुत अधिक मजबूत नहीं। कहा जाता है कि सप्त स्वर मंडप का सबसे मजबूत मंडप प्रमुख केवल एक चरम पंचम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ है, जो श्वेत हिम संप्रदाय के सबसे मजबूत विशेषज्ञ पूर्वज श्वेत हिम के समान ही है। हालांकि चंद्रिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसका उल्लेख नहीं किया। क्षमा करें, मैं थोड़ा भूल गया था, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बार-बार कहा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर चंद्रिका संदेह से उसे देखे बिना नहीं रह सकी। उसे हमेशा लगता था कि यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसकी बुद्धिमत्ता के साथ वह ऐसे विवरण को कैसे अनदेखा कर सकता था? वैसे देवी चंद्रिका, आपने जो कहा उसके अनुसार क्या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर कम से कम 5 नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ नहीं होंगे? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पूछा। वह तो स्वाभाविक है। यहां तक कि सबसे रूढ़िवादी अनुमान से भी पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में वास्तव में कम से कम 5 नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। जहां तक सटीक संख्या का सवाल है वह मेरी जानकारी से परे है, चंद्रिका ने कहा। चूंकि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप इतना शक्तिशाली है तो यह कंटक महाद्वीप को भी क्यों नहीं संभाल सकता? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संदेहपूर्वक पूछा। जहां तक उसे पता था कंटक महाद्वीप में केवल 3 मध्यम आकार के कबीले थे और उनमें से केवल सबसे मजबूत कपाल कबीले के पास एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। कपाल कबीला एक मध्यम आकार का कबीला पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों से मुकाबला नहीं कर सकता था। किसने कहा कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप कंटक महाद्वीप को नहीं संभाल सकता? चंद्रिका ने उसकी ओर देखा और कहा। चूंकि वह इसे संभाल सकता है तो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप कंटक महाद्वीप को नष्ट क्यों नहीं कर देता? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने संदेहपूर्वक पूछा। हालांकि कंटक महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से बहुत दूर था, लेकिन यह केवल उनके जैसे निचले स्तर के योद्धाओं की नजर में था। उन नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों के लिए वह दूरी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मानव जाति और अंधकार दानव वंश नश्वर शत्रु हैं जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उलझे हुए हैं। यदि दूसरे को खत्म करने का कोई तरीका खोजा जा सकता है तो उन्हें परेशानी पैदा करना जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने पहले पुनीत से जाना था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल और अंधकार दानव वंश के तिमिर मंडल अक्सर आपस में भिड़ते रहते थे। कंटक महाद्वीप और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के बीच भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्हें मुख्य विरोधी होना चाहिए। केवल कंटक महाद्वीप ही हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की सीमा पर नहीं है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के लिए कंटक महाद्वीप को नष्ट करना कितना आसान होगा? क्या आपको लगता है कि तिमिर मंडल में रुधिर महाद्वीप बस हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहेगा और तमाशा देखेगा? चंद्रिका ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। रुधिर महाद्वीप? क्या वह भी अंधकार दानव वंश का महाद्वीप है? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चकित रह गया और उसने जल्दी से पूछा। तुम सच में कुछ नहीं जानते? चंद्रिका ने कहा कुछ अवाक होते हुए। रुधिर महाद्वीप स्वाभाविक रूप से अंधकार दानव वंश का महाद्वीप है। सटीक रूप से कहें तो रुधिर महाद्वीप हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का सबसे बड़ा विरोधी है। तो रुधिर महाद्वीप कंटक महाद्वीप से भी अधिक मजबूत है? चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, कंटक महाद्वीप रुधिर महाद्वीप से कैसे तुलना कर सकता है? चंद्रिका ने कहा। कंटक महाद्वीप में केवल 3 मध्यम आकार के कबीले हैं और इन तीनों में से केवल सबसे शक्तिशाली कबीले कपाल कबीले के पास एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ है। लेकिन रुधिर महाद्वीप में 7 मध्यम आकार के कबीले हैं और उनमें से 3 के पास नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ हैं। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चुप हो गया। उसने हमेशा सोचा था कि दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का सबसे बड़ा दुश्मन कंटक महाद्वीप का अंधकार दानव वंश था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से सटे अंधकार दानव वंश के महाद्वीपों में एक और महाद्वीप रुधिर था, जो कंटक महाद्वीप से भी ज्यादा मजबूत था। अकेला कंटक महाद्वीप ही तलवार संप्रदाय के लिए एक अजेय दिग्गज था, तो रुधिर महाद्वीप की बात ही छोड़िए, जो कंटक महाद्वीप से कहीं अधिक मजबूत था। तो उस स्थिति में हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की सीमा से लगे अंधकार दानव वंश के क्षेत्र के भीतर कंटक महाद्वीप को केवल दूसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जा सकता है। श्वेत वस्त्रधारी विराट फिर से पूछने से पहले एक पल के लिए रुका। मैं भी ऐसा ही मानती हूं। यदि हम केवल हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के सबसे निकटतम अंधकार दानव वंश के महाद्वीप पर विचार करें तो यह वास्तव में केवल दूसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ही योग्य है, चंद्रिका ने उत्तर दिया। देवी चंद्रिका, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की सीमा से लगे अंधकार दानव वंश के क्षेत्र में कोई और भी शक्तिशाली शक्ति हो? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने आश्चर्य से पूछा। उसे चंद्रिका के शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ महसूस हुआ। बिल्कुल, चंद्रिका ने उसकी ओर देखा और कहा,
हमारे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से लगे अंधकार दानव के क्षेत्र, चाहे वह कंटक महाद्वीप हो या रुधिर महाद्वीप, तिमिर मंडल में वास्तव में शक्तिशाली अंधकार दानव ताकतों की तुलना में कुछ भी नहीं है। वे वास्तव में विशाल प्राणी पूरी नक्षत्र क्षेत्र की पहुंच से भी परे हैं। बेशक ऐसे विशाल प्राणी हमारी समझ और चिंता से परे हैं। उन शक्तिशाली शत्रुओं से स्वाभाविक रूप से मानव जाति की सच्ची महान शक्तियां निपटती हैं। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि हमारा पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र रुधिर और कंटक महाद्वीपों से अंधकार दानव के आक्रमण का सामना कर सकता है। चंद्रिका की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट फिर चुप हो गया हो। जैसे जैसे उसने दुनिया के बारे में और जाना और अनुभव किया, उसे अपनी ताकत की तुच्छता का उतना ही एहसास हुआ। तलवार संप्रदाय अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर एक पूर्ण अधिपति था, लेकिन पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में यह कुछ भी नहीं था। जहां तक पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र का सवाल है, अगर इसे व्यापक दक्षिणी स्वर्ग मंडल के भीतर रखा जाए तो चंद्रिका के अनुसार यह शायद नगण्य होगा, और यदि इसे विशाल सुवर्ण भूमि लोक के भीतर रखा जाए तो पूरा पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र संभवतः समुद्र में एक बूंद के समान होगा। फिर भी यह छोटा सा पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र ऐसा है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह इसे पार करने की कोशिश करता तो इसमें अनगिनत दसियों हजार, यहां तक कि लाखों साल लग जाते, और वह इसे पूरी तरह से पार भी नहीं कर पाता। ब्रह्मांड की विशालता उसकी वर्तमान समझ और बोध से पूरी तरह परे है। युवा मास्टर विराट, आप क्या सोच रहे हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट को ख्यालों में खोया देखकर चंद्रिका ने उसके कंधे थपथपाए और मुस्कुराते हुए कहा, इतना मत सोचो। हम तुच्छ लोगों को केवल वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। हमें एक समय में एक ही कदम उठाना चाहिए। वास्तव में महत्वपूर्ण मामले स्वाभाविक रूप से वास्तव में महत्वपूर्ण लोगों द्वारा संभाले जाएंगे। हमारी सीमित ताकत के साथ उन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में सोचना व्यर्थ की चिंता करना है। देवी चंद्रिका सही कह रही हैं। मैं थोड़ा ज्यादा चिंतित हो रहा था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने इतना सोचा, क्योंकि शक्ति सिंधु महाद्वीप अंधकार दानव वंश के खतरे का सीधे तौर पर सामना कर रहा था। इतने वर्षों तक अंधकार दानव वंश से लड़ने के बाद विराट उनके भयानक स्वभाव को समझ गया था। उसे एक और भी शक्तिशाली अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारी करनी थी, क्योंकि तलवार संप्रदाय के विकास की गति के साथ देर सबेर तलवार संप्रदाय पूरे कंटक महाद्वीप या यहां तक कि उस रुधिर महाद्वीप का सामना करेगा जिसका उल्लेख चंद्रिका ने किया था। विराट को अपनी भविष्य की उपलब्धियों पर कोई संदेह नहीं था, न ही उसे तलवार संप्रदाय की भविष्य की उपलब्धियों पर कोई संदेह था। उसके द्वारा अभ्यास की गई अनंत अराजकता सम्राट तकनीक के साथ महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना बच्चों का खेल था। यहां तक कि पूरे नवम विपत्ति लोक तक अभ्यास करना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। प्राचीन महाद्वीप से प्राप्त अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों के साथ तलवार संप्रदाय भविष्य में अनिवार्य रूप से बड़ी संख्या में नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों का उत्पादन करेगा। उस बिंदु पर तलवार संप्रदाय न केवल पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की सगे कंटक महाद्वीप या रुधिर महाद्वीप का सामना करेगा, बल्कि तिमिर मंडल के पूरे अंधकार दानव वंश के खतरे का भी सामना कर सकता है। विराट को भविष्य के बारे में अधिक सोचना था और अधिक तैयारियां करनी थी। दूसरी ओर चंद्रिका को यकीन नहीं था कि वह चतुर्थ विपत्ति लोक में प्रवेश कर सकती है या नहीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन अवास्तविक भव्य योजनाओं के बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं और बहन शीतला और अन्य लोगों से मिलते हैं, चंद्रिका ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फिर वह समूह महाकौशल नगर से निकला और पश्चिम की पर्वत की तरफ उड़ गया। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। श्वेत हिम महाद्वीप। श्वेत वस्त्रधारी विराट, चंद्र और अन्य लोगों के सुवर्ण भूमि स्थानिक मार्ग के माध्यम से श्वेत हिम महाद्वीप से निकलने और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की ओर जाने के ठीक बाद सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के भीतर दो छोटी आकृतियां दिखाई दी। अध्यक्ष, नीलिमाया मंडप की दोनों मालकिनें आ गई हैं। दोनों को देखकर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल प्रबंधक ने जल्दी से एकांश को सूचना दी। प्रबंधक की रिपोर्ट सुनकर एकांश जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आया। आप दोनों देवियों का यहाँ होना सम्मान की बात है। मुझे आपका स्वागत करने में देर होने के लिए बहुत खेद है। एकांश ने नीलिमा और माया को बहुत विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया। यद्यपि नीलिमाया मंडप उनके सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था, लेकिन उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की उनकी शाखा को सीधे तौर पर हरा दिया था और एकांश पूरी तरह से आश्वस्त था। उसने नीलिमा और माया के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखी। इसके विपरीत वह प्रशंसा से भरा हुआ था। इसका कारण यह था कि नीलिमाया मंडप द्वारा उत्पादित उत्पाद बहुत अद्भुत और बहुत चमत्कारी थे, जिससे उसके पास उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश हो? नीलिमा ने एकांश को ऊपर से नीचे तक देखा, जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ पूछा। हाँ, यह मैं ही हूँ, एकांश ने जल्दी से उत्तर दिया। अरे एकांश, हम पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा करने के लिए तुम्हारे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का स्थानिक मार्ग उधार लेना चाहते हैं। क्या तुम्हारे लिए यह सुविधाजनक है? नीलिमा ने एकांश से पूछा। यह सुनकर एकांश कुछ अवाक रह गया। क्या यह छोटी लड़की सच में इतनी स्पष्टवादी थी? उसने विनम्र अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा एकांश उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। विराट और चंद्रिका अभी अभी गए थे और नीलिमाया मंडप की ये दोनों मालकिनें उनके ठीक बाद आ गई थीं, और वे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की यात्रा करने के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग भी करना चाहती थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे विराट को जानती हों? उनका क्या संबंध था? हालांकि एकांश उत्सुक था, लेकिन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उनके जैसी पुरानी लोमड़ियां जो अनगिनत वर्षों से जी रही थीं, नीलिमा और माया की तरह भोली नहीं थीं। वह नीलिमा और माया से पहली बार मिल रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे सब कुछ नहीं पूछ सकता था। इसमें कोई समस्या नहीं है। जब तक आप संबंधित शुल्क का भुगतान करते हैं, आप सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, एकांश ने कहा। कितना? नीलिमा ने पूछा। उसे भी ज्वाला घाटी प्रमुख से पता चला था कि बाहरी लोगों को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग का उपयोग करने के लिए एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। चूंकि आप दोनों देवियां प्रथम विपत्ति लोक की योद्धा हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रत्येक के लिए 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर लगेंगे, एकांश ने कहा। ये रहे 20 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर, यह लीजिए। यह सुनकर नीलिमा ने तुरंत एक स्थानिक अंगूठी निकाली और एकांश को सौंप दी। 20 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर अब उनके लिए कुछ भी नहीं थे। कृपया मेरे साथ आइए। एकांश ने स्थानिक अंगूठी ली और नीलिमा और माया को सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर ले गया। यह स्थानिक मार्ग पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की ओर जाता है, कृपया आगे बढ़ें, एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, धन्यवाद। स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक नजर डाली और एकांश को धन्यवाद दिया। यह व्यक्ति बात करने में काफी आसान लग रहा था, किसी बुरे व्यक्ति जैसा नहीं। पहले उसे लगा था कि वह और माया सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पहुंचने के बाद उन्हें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उनके नीलिमाया मंडप ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से काफी व्यापार छीन लिया था। उनके जैसे प्रतिस्पर्धियों द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार न किया जाना सामान्य था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति काफी समझदार है। छोटी माया, चलो चलें, नीलिमा ने अपने बगल में खड़ी माया की ओर मुड़कर कहा। फिर
वह एक झटके में स्थानिक मार्ग में प्रवेश कर गई। उनकी आंखों के सामने एक चमक के साथ वे दोनों एक अपरिचित दुनिया में प्रकट हुए। इस दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी का दमनकारी बल कितना मजबूत है। नीलिमा ने स्वर्ग और पृथ्वी के मजबूत दमनकारी बल को महसूस किया और आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। हाँ, यह वास्तव में बहुत मजबूत है। शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में यह संभवतः 1000 गुना से भी अधिक मजबूत है। माया ने भी इस दुनिया के स्वर्ग और पृथ्वी के दमनकारी बल को ध्यान से महसूस किया और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप काफी बड़ा है और इसका स्तर शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत अधिक है। इस दुनिया की दमनकारी शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा सघनता और स्थानिक स्थिरता का अनुभव करने के बाद नीलिमा ने प्रशंसा में कहा, नीलिमा, क्या तुमने पहले कभी इतने शक्तिशाली दमनकारी बल वाला महाद्वीप देखा है? माया ने नीलिमा की ओर मुड़कर पूछा। बिल्कुल। नीलिमा ने अपना हाथ हिलाया, उसका चेहरा गर्व से भरा था और कहा, मैंने जो दुनिया देखी है वे इस पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप के उस दूरस्थ कोने की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है, यह हमारे नील पक्षी वंश की मातृभूमि से बहुत कमतर है। वह विराट जैसी देहाती नहीं थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के नजारों से चौंक जाएगा। उसने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से कहीं अधिक समृद्ध और उन्नत अनगिनत दुनिया देखी थी। हालांकि अब जैसे जैसे वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के उस दूरस्थ कोने से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी, वह अपने घर के करीब और करीब आ रही थी। अब उसका लक्ष्य पहले पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप को जीतना है और उसका अगला उद्देश्य दक्षिणी स्वर्ग मंडल के वास्तविक केंद्र तक पहुंचना है। एक बार जब वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के वास्तविक केंद्र तक पहुंच जाती है तो उसे और भी अधिक जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। वह अभी केवल प्रथम विपत्ति लोक में है, फिर भी वह पहले ही पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर पहुंच चुकी है। जैसे जैसे उसका अभ्यास और ताकत बढ़ेगी, दक्षिणी स्वर्ग मंडल के केंद्र या यहां तक कि सुवर्ण भूमि लोक के केंद्र तक पहुंचना अकल्पनीय नहीं है। छोटी माया, घर जाऊंगी तो तुम मेरे साथ वापस आओगी। मैं तुम्हें अपना गृहनगर दिखाने ले जाऊंगी। वहां शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में बहुत अधिक मजा है। नीलिमा ने माया से कहा। ठीक है, तो जब तुम घर जा रही हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा, माया ने कहा। बिल्कुल, हम सबसे अच्छी सहेलियां हैं, नीलिमा ने कहा। जब हम मेरे घर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा खाना खिलाऊंगी और सबसे मजेदार चीजें दिखाऊंगी। वैसे नीलिमा, जब तुम घर जाओगी तो क्या तुम विराट को अपने साथ ले जाना चाहती हो? माया ने पूछा। बिल्कुल, मैं विराट को दिखाने जा रही हूं कि मेरा परिवार कितना बड़ा है, नीलिमा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। उस कमीने विराट ने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं नील पक्षी वंश की छोटी राजकुमारी हूं। मैं उसे दिखाऊंगी कि नील पक्षी वंश में मेरा पद कितना प्रतिष्ठित है और फिर देखती हूं कि क्या वह मुझे धमकाने की हिम्मत करता है। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से बाहर निकलते समय वे दोनों बातें कर रही थीं। बाहर निकलते समय उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। वाह, यह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल श्वेत हिम महाद्वीप वाले मंडल से बहुत बड़ा है। नीलिमा ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से निकलने के बाद उसे पीछे मुड़कर देखते हुए विस्मय में कहा, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। माया ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि इसका मतलब यह भी है कि यहाँ व्यापार की क्षमता अधिक है और हम यहाँ नीली माया मंडप खोलने के बाद अधिक पैसा कमा सकते हैं। यह सही है, यह सही है। यह सुनकर नीलिमा की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, चलो चलें, पहले इस शहर के बारे में और जानें। फिर वे दोनों महाकौशल नगर की सड़कों पर चले गए, ध्यान से शहर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। कुछ जांच के बाद उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि यह शहर महाकौशल नगर कहलाता है और यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में महाकौशल महाद्वीप का महाद्वीपीय शहर है। महाकौशल महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 1300 महाद्वीपों में से सिर्फ एक है और यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य नहीं है। महाकौशल महाद्वीप में सबसे बड़ी शक्ति सप्तस्वर मंडप नामक संप्रदाय है। हालांकि इस संप्रदाय सप्तस्वर मंडप की समग्र शक्ति लगभग वैसी ही लगती है जैसी श्वेत हिम महाद्वीप में श्वेत हिम संप्रदाय की है। अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें और बारे में सोच भी नहीं सकते। यह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के महाकौशल महाद्वीप का मुख्य नगर था।